दोस्तों अभी एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ निकल कर आई केरला से कि केरला का एक बच्चा जो कि पौंड में तालाब में नहाने गया और उसकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो एक अमीबा ने खा लिया, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जा रहा है। देखो नॉर्मली अगर बात करें, मैक्सिमम बीमारी हम लोगों को तब लगती है जब हमारी गलतियां होती हैं। नॉर्मली ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये गंदे तालाब में या फिर गंदे स्विमिंग पूल में या फिर गंदी रिवर में पाया जाता है और ये एक ऐसे टेम्परेचर भी सस्टेन कर पा रहा है। खासकर गर्मियों के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, इंसान जो है गर्मी से बचने के लिए कहीं पर भी कूद जाता है। अभी आप लोगों ने देखा जैसे कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैं कांवड़ लेने गया था, तो मतलब जो वो नहीं होती नहर होती है जो बेसिकली उसके बराबर में चलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है नहाते हैं। ठीक है, कई बार पानी बहुत ज़्यादा गंदा भी रहता है, पर लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर ये एक बार ब्रेन में घुस गया, उसके बाद में जो है ये 1 से 1.5 हफ्ते में जो है मतलब इंसान को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पर जैसे ये नहा कर आया ये बंदा, आने के बाद में इसको नहीं एक तरीके से फील हुआ कि यार फीवर है। उसके बाद में और भी 2-3 कंडीशन हुई एक तरीके से, जिससे नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसान बीमार होता है तो लगता है क्या ये बीमारी है, ठीक है डॉक्टर से काम करा लेंगे अपना, ठीक है ठीक हो जाएगी दवाई वाई लेकर। पर लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बनी और यहाँ पर इस इंसान की जान चली गई। और ऐसे रिसेंटली केस ऐसे नहीं हमारे देश में देखने को मिले, और भी कई देश में देखने को मिले यहाँ पर ये रिसेंटली केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गंदा पानी जो है ये यहाँ पर मेन रीजन है। जब हम लोग जाकर नहाते हैं किसी ऐसे बेसिकली स्विमिंग पूल में या फिर किसी ऐसे तालाब में, और ये हमारी बॉडी के अंदर में जो एंट्री करता है ये 2 तरीके से एंट्री करता है। एक तो नाक से एंट्री करता है और दूसरा मुंह से एंट्री करता हुआ हमारी बॉडी के अंदर में यहाँ पर ये नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह नेग्लेरिया करके एक पर्टिकुलर वायरस जो कि एंट्री करता है हमारी बॉडी में। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान से इंसान में नहीं ट्रांसफर होता। जिस इंसान की बॉडी में एंट्री किया है उसी इंसान की बॉडी में रहेगा और उसी इंसान के दिमाग को जो है ये खराब करेगा, खाएगा एक तरीके से। और सोचो जो माइंड होता है पूरी बॉडी का एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, अगर उसी में दिक्कत आ गई तो फिर क्या बनने वाला है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा ये बेसिकली सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही एक माइन्यूट सा है। नॉर्मली आप बोले तो आंखों से नहीं दिखेगा, और वॉर्म फ्रेश इन्वायरमेंट में भी जैसे लेक वगैरह में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये गंदे पानी में पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसको ढंग से मेंटेन ना किया गया हो। मतलब एक तरीके से इसकी साफ सफाई ना होती है, जहां पानी चेंज ना होता है, मतलब पानी की थोड़ी सी एक तरीके से रुका हुआ पानी होना चाहिए। तो वहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जो कई बार हम लोग कहीं पर भी जाकर नहा लेते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर नाक के थ्रू एक बार एंट्री कर गया तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और अब तक कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। अब तक किसी इंसान को ये एक बार एंट्री में बॉडी में एंट्री कर ले तो 97% उसकी डेथ होनी ही होनी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं, लाखों में कोई एक केस आ गया, ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पर जिसको आ गया उसका बचना ना के बराबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज बनी। आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, एक तो एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ईटिंग जो अमीबा के बारे में आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में आया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जो बेसिकली जो एक नहीं इन्फेक्शन जिसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर, उसको नेग्लेरिया के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरा इसको पर्टिकुलर पर्पज आप लोगों को बताने का था वो था अवेयरनेस। हम लोग को अपना ध्यान अपने आप रखना है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिले। पानी कहीं पे भी अगर एक तरीके ना बहुत ही ऐसा काफी दिनों तक लग रहा है कि टंकी चली नहीं है, पता नहीं कब तक गंदी पड़ी हुई है, तो ऐसी जगह से कोशिश करो कि बचो पानी पीने से, यूज करने से। ठीक है, तो वरना ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। तो वो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को क्या बचना है। तो यहाँ पर बेचारे बच्चे को जो है आप लोग बोल सकते हैं कि तालाब में नहाना जो है वो भारी पड़ गया। तो आगे से कोई भी ऐसी चीज देखो, एक तरीके से नहाना भी है तो ऐसे पानी में नहाना है जो कि रनिंग वाटर हो, कोई ऐसा स्टेबल वाटर न हो, और ऐसे ही पानी को पीना भी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से ज्यादा न्यूज थी, क्योंकि खासकर अगर जो गांव में बच्चे रहते हैं, खासकर अगर जैसे मैंने देखा है नहरों में, मतलब मुझे मैं आप लोग खुद बताऊं, गांव से जब हम लोग जाया करते थे बेसिकली अपना जो पढ़ने के लिए अपनी तहसील के अंदर में, तो बीच में नहर पड़ा करती थी, हम उसमें नहाया करते थे। कई बार गर्मियों साइकिल पे जाया करते थे भाई साहब, उसमें दोपहर के टाइम में अपना आधा पौना घंटा अपना मजे एंजॉय करे और फिर निकल लिए वहां से अपना, ये चक्कर रहता था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन मैंने फेस किए, तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीजें जो है आप लोगों को बतानी चाहिए। ठीक है, 18 जुलाई है, शानदार डिस्कशन रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का। ठीक है, कल का दिन कैसा रहा, अगर ये एनालिसिस करके आज का दिन स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी जीने में मजा आएगा और लाइफ को आप लोग एंजॉय भी करोगे। मतलब आप लोगों को अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को खुद को दिक्कत देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब हम लोग चाहते तो हम लोग आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं,
सबका अलग अलग टारगेट होता है। कोई आईएफएस बनना चाहता है, आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोग अपने नाम के सामने लिख लो उसको और उसको फील करने की कोशिश करो। हम लोग उसको फील ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं है, लिख कर छोड़ दिया, हाँ यार ऐसा कुछ कर रहे हैं। अरे भाई साहब वो ऐसे नहीं हुआ करता, आप लोग उसके बारे में फील भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए अगर आज की डेट में मुझे एक तरीके से ना कोई पर्टिकुलर, जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा वो जो कुआं था पहले पुराने टाइम में, वो पानी पीना था उसको, तो पानी पीना था कंकड़ डाल डाल के उसको बेसिक पानी ऊपर लेकर आना था। तो कंकड़ नहीं डाल, आज के टाइम में स्ट्रो यूज कर ले रहा है। आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रो दिखा दिया जा रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रो डाल के कुआं जाए पानी पी ले रहा है, मॉडर्न हो गया कुआं। तो कंडीशन क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को करना क्या है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है अपना दूध पीना है या चाय पीनी है, उसमें मीठा होना चाहिए, और चीनी डालने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। बिना चीनी डाले वो मीठा हो जाएगा क्या? जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी मेहनत करोगे उसी लेवल पर आप लोगों को चीजें मिलेंगी। तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, यानी कि कथनी और करनी में, यानी कि एक तरीके से जो सोच रहे हो जो कर रहे हो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग चीजों को अचीव कर पाओगे। अगर उसमें फर्क बहुत ज्यादा आ गया है तो फिर यार दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बैलेंस बनाना आप लोगों को आना चाहिए। और ऐसा कोई भी इस धरती पर महान आत्मा नहीं है जिसको ये फील ना होता कि यार मेरे बस की नहीं है, जिसको ये फील ना होता कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, जिसका कोई दिन बर्बाद ना होता हो, जिसका टाइम बर्बाद ना होता हो। सबके साथ में होता है, उसी को बीच में मैनेज करते करते आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है कल का दिन बड़ा ही खराब हो, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को उसी अच्छे खराब के बीच में जो बेसिकली आप लोगों को अपना बैलेंस ढूंढना है कि खराब हो तो कैसे अपने आप को समझना है और अच्छा हो तो कैसे समझना है। आप लोगों से बताया था, जैसे अर्णव का इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे, उसने बंदे ने खुद ने बताया कि मुझे नींद आती थी तो मैंने खाने का पैटर्न चेंज कर दिया, मुझे ऐसी चीजें खानी स्टार्ट कर दी जिससे कम नींद आती है, खासकर शाम के टाइम पर हल्का भोजन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं कि जो कर रहे हैं वो बहुत ही कहीं ब्रह्मांड से निकल कर आए, कहीं पर उनको वो नहीं कहते चंद्रयान 3 भेजकर वहां से बैठा के लाया गया, आ जाओ धरती पर यूपीएससी का एग्जाम देना, क्लियर करना। वो छोटी छोटी चीजें जो आप लोग इग्नोर कर देते हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठ जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, और जो रेगुलरली आप लोगों को पढ़ना है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो, अपने आप को ट्रेस करना स्टार्ट कर दो कि हाँ यार हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जिंदगी ना सुधरनी स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता देना। पर वही चीजें आलस की हैं सबसे ज्यादा। जिंदगी में जो चीज, एक ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, लिख लो इसको कहीं पे, जिंदगी में जो चीज आप लोगों को करने में बोरिंग लगे वही आप लोग की जिंदगी बनाएगी। उसी चीज को करना है, उसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे रनिंग करने में दिक्कत होती है, आंसर राइटिंग करने में दिक्कत होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए बोलो तो उसमें दिक्कत होती है, पढ़ाई करने में दिक्कत होती है अगर मोटे मोटे तौर पर ही बोला जाए, वो सारी चीजें आप लोग की जिंदगी बनाएगी। इसीलिए टॉपर जो है वो टॉपर होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इनको करना बोरिंग लगता है, और जो करके ले जाता है वो वैसा बल्ले बल्ले जिंदगी मजा करता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ साल, मतलब एक तरीके से ना कुछ महीने बैठकर अपनी पढ़ाई कर अपनी पूरी साल जिंदगी आने वाली सुधारनी है, या फिर ऐसे ही चलना है, तो वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। पूरा लेक्चर जो है टकटकी लगाकर देखना, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, शानदार तरीके से काफी कुछ डिस्कस करेंगे। और जो स्टार्टिंग वाला आर्टिकल था ब्रेन ईटिंग वाला, वो भी आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है, अगर चीजें पूछी जाए तो। 18 जुलाई है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपने देश का भविष्य ही चेंज कर डाला। बात की जा रही है नेल्सन मंडेला साहब के बारे में। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इनको डेडिकेट करते हुए, यहाँ पर दुनिया भर के अवार्ड यहाँ पर इनको मिले। यहाँ पर गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, और उन्हीं के पैटर्न पर चलते हुए इन्होंने नॉन वायलेंस का फॉलो करते हुए इन्होंने अपने देश को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बचाया, जिसको रंग भेद की नीति, अपार्थाइड की नीति बोला करते थे। काला और गोरा, सड़कें तक डिवाइड थी, बस में बैठने की सीटें, पार्क वगैरह सब चीजें डिवाइड थी वहां पर, एक तरीके से इतनी रंग भेद की नीति थी। तो नेल्सन मंडेला साहब ने इस लेवल पर काम किया कि उसको जड़ से उखाड़कर फेंका, और मैक्सिमम जिंदगी इन्होंने अपनी जेल में बिताई। मंडेला डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसी नाम पर, कि कहीं ना कहीं इन पर्सनैलिटी को आप लोग बोल सकते हो कि इन्होंने इतने डेडिकेटेडली काम किया कि आने वाली जनरेशन अगर इनके बारे में पढ़ेगी तो सोचेगी यार ये ऐसा कैसे कर ले गए। तो ये था एक डेडिकेशन जो कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट आज का अगर बात करें, ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं, एस्से के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है ग्रीड, यानी कि जो लालच होता है वो एक तरीके से आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं जहरीला बना देता है। तो लालच ने मनुष्य की आत्मा को जहर दिया है, ये चर्चिल के द्वारा बोला गया था, चार्ली चैपलिन के द्वारा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अगर कुछ भी लिखने के लिए ग्रीड के बारे में तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान देखो डिसाइड नहीं करेगा ना आप लोग जिंदगी में कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो आप लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को देखना स्टार्ट करोगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान है आज की डेट में, वो दूसरों की चीजों को देखकर बड़ा परेशान होता है, उसके पास में कितना ही कुछ क्यों ना हो, उसको ये लगता है कि यार इसके पास में ये, मेरे पास में ये नहीं है। मतलब एक तरीके से वही है कि एक रिक्शे वाले को जो है एक बाइक वाला अमीर लगता है, बाइक वाले को कार वाला, कार वाले को हवाई जहाज वाला, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं।
तो हर एक इंसान जो है, जो दूसरे को देखकर अगर टेंशन में रहेगा, वो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो जो आप लोगों के पास में है ना, उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, फिर देखना जिंदगी जीने में कितना मजा आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। और अपने काम पर फोकस करो, बिल्कुल बिल्कुल इसी इंसान की तरीके से। बताइए कौन है, मतलब झंडे गाड़ दिए लोंडे ने झंडे गाड़ दिए, ठीक है। तो इसका इंसान का नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन सही नाम बताता है। अभी कल ही झंडे गाड़ के हटा है भाई, ठीक है ना, तो याद रख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो शेयर नहीं की पीडीएफ। देखो यार, पहले मैं डिसाइड कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए, तो टीम से मैंने बात की, आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आपके पास में आराम आराम से कॉल भी आना स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी बच्चा अगर यहाँ पर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, यहाँ पर बेसिकली मैंने बोला था कि कोई भी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो वहां पर आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका टॉप 50 रैंक आई है, ठीक है। कहीं में जो टेस्ट हुआ था अभी, तो उसमें यहाँ पर पूरा रिजल्ट आप लोग के सामने सब जाकर देख सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस किया। बाकी PSIR का सब्जेक्ट जो है उसका आप लोगों का डेमो वीडियो आ चुका है, आसना मैम जो है वो वहां पर ले रही हैं और आप लोग देखते हैं। और इसी के साथ में सोशियोलॉजी का भी आप लोग देखिएगा, वहां पर तो 2 डेमो वीडियो है आई थिंक, तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को ये क्लासेस लेनी है तो इनको स्टार्टिंग में ज्वाइन करना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक बंध के चलेगा, और खासकर आप लोगों का जो ना प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले अगर खत्म हो जाए तो एक अच्छा ड्यूरेशन आप लोगों के पास में रहता है, वरना फिर होच फोच हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया। तो इसलिए कोशिश करो कि जो भी आप लोगों को ऑप्शन हो, क्योंकि यार 500 नंबर का होता है, ठीक है। भाई साहब बना देता है पूरा लिस्ट को, मेरिट में देखोगे जिसके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आ रखे हैं वो टॉप 100 के अंदर में रैंक मिलेगी उस बंदे की आप लोगों की। तो ये आप लोग को डिसाइड करना है, जो भी ऑप्शनल में नहीं कह रहे ये ऑप्शनल लेने हैं, ऑप्शनल ऐसे नहीं कि कोई भी उठाकर ले लो, पर जो भी ऑप्शनल आप लोगों ने लेने हैं उसको ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। ये एटलीस्ट एक बार देखिएगा जरूर आप लोग, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कोर्स के अंदर में जाएंगे तो डेमो में आप लोग जाएंगे तो ये सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी दोनों में। एटलीस्ट आप लोग को देखना चाहिए कि हाँ इस ऑप्शनल में क्या क्या जिसने डिसाइड नहीं किया अब तक, ताकि एटलीस्ट आप लोग उसको डिसाइड कर सको, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना ऑप्शन चूज करना, किसका क्या ऑप्शन है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कई सारे बच्चे बोले सर हमारे ऑप्शनल की भी क्लास लाइए, तो आप लोग बताइए, उसके हिसाब से देखा जाएगा जितने बच्चे होंगे कि हाँ किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है। ऑप्शनल में यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग से फोकस देकर चलना चाहिए ताकि अच्छे से आप लोग काम करें। सारे पुराने क्वेश्चन पेपर जो है वो भी यहाँ पर जो टॉपिक वाइज यहाँ पर जो मैम है वो डिस्कस करेंगे, दोनों मैम पढ़ा रही है दोनों, ठीक है। और अपने अपने फील्ड में दोनों महारथी हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ये देख लेना, कभी कभी दिक्कत आ जाती है अगर एप्लीकेशन में, तो ये वेबसाइट है, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात जो है, जो रेगुलरली वहां पर जाकर क्विज का अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो रेगुलरली जाकर वहां पर जो चीजें देख रहे हैं, वो एक तरीके से आने वाले टाइम में और चीजें उनको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट है वो काफी अच्छा लगता है, आंसर बहुत ही अच्छे से देते हो। इतने तो कई बार वीडियो के नीचे मुझे लगता है क्लासेस में कि यूट्यूब के नीचे इतने आंसर नहीं आते जितने वहां पर मिलते हैं। तो ये सीरियसनेस दिखाता है, जो सीरियस बच्चा होगा वो यहाँ भी पढ़ेगा वहां भी पढ़ेगा। तो अपनी सीरियसनेस मत खोना अगर रियलिटी में सीरियस होकर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर देना, जैसे भी आप लोगों को लेक्चर लगता है अच्छा बुरा बता दिया करो, इससे फायदा मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही चीज या फिर नहीं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नमक की क्या कीमत होती है, नमक हरामी नहीं करने का। नमक के ऊपर कई सारी मूवीज़ के नाम है, नमक हराम कुछ कुछ ऐसा करके, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नमक के साथ में आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। इवन नमक के नाम पर हमारी कंट्री की हिस्ट्री के अंदर में सत्याग्रह भी है, ठीक है, नमक का सत्याग्रह। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में अगर बात करें, और ख़ासकर हमारी इंडियन लोगों के लिए अगर आप लोग बात करें, जो नमक है, जो सोल्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर इवन यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ लेती है। मुझे अभी भी याद है यूपीएससी का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर में नमक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पर्टिकुलर जो यहाँ पर प्रोडक्ट है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर में इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर लिखा हुआ था NaCl एक ऑप्शन में। मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैंने कहा यार ये क्या लिख रखा है इसने मैंने पहली बार में क्वेश्चन स्किप कर दिया, दूसरी बार में आया घूम के, मैंने कहा तेरी ये तो नमक लिखा हुआ है भाई मैंने कहा ये देखो। तो अभी इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में जो नमक है बहुत ही ज़्यादा खाते हैं लोग, खासकर नमकीन लोग हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, सोल्टी लोग हैं। अभी WHO के द्वारा बड़ी खतरनाक बात बोली गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है कि इंडियन लोगों को अपना सोल्ट जो है वो कंजप्शन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो उसको कम करना चाहिए। एक इंसान को डेली लाइफ में 5 ग्राम के करीब आप लोगों को बेसिकली नमक खाना चाहिए अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक एडल्ट पर्सन को, यानी कि एक जो जवान नवयुवक है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके डबल और ट्रिपल से भी ज़्यादा हम लोग इसको खाते हैं, जिसकी वजह से सेहत को कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो हेल्थ का इशू है यार ये, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेल्थ जो है हमारे देश के अंदर में 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। 7वें शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट,
यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। तो हेल्थ कौन से पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में रखा गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जो कि आज की डेट में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं WHO, तो वो बोलती है कि हम लोगों को 5 ग्राम से कम सोल्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोर देन डबल हम लोग इसका अमाउंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कई सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट ये बोलते पाए जाते हैं कि वाइट ब्रेड, वाइट जो सोल्ट होता है और वाइट जो चीनी होती है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग की हेल्थ जो है अच्छी होगी। यानी कि अगर बात करें नमक की जगह तो सेंधा नमक नॉर्मली बोला जाता है, खाना चाहिए, अच्छा रहता है। अगर चीनी के बारे में बोले तो ब्राउन शुगर या फिर शक्कर जो ब्राउन कलर की होती है वो बोली जाती है, बेसिकली खानी चाहिए। और ब्रेड वाइट की जगह बोले जाते हैं ब्राउन ब्रेड खाने चाहिए। यानी कि हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ें आप लोग रिप्लेस कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर में, अगर चाहते हो कि एक जीवन जो है वो हष्ट पुष्ट बना रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अक्सर डॉक्टर और एक्सपर्ट बोलते पाए जाते हैं, तो मैं तो बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ओके। पर लेकिन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की ये जो स्लाइड है ये चक्षु खोल देगी आप लोग के, इतनी खतरनाक खतरनाक बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। नमक कम करना हमारी डे बाय डे की जिंदगी में क्या फायदा पहुंचा सकता है, ये टॉपिक आप लोगों को बताएगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि क्यों ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक लेवल की बातें बोलने जा रहे हैं। यानी कि जिंदगी में आप लोग अगर नमक को कम इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोगों का जो है कंट्रोल में रहेगा, ये बात बोली गई है। और इसमें इन्होंने फैक्ट भी दिए हैं कि कैसे कैसे आप लोग को चीज़ें करनी है। 1 ग्राम पर डे अगर आप लोग यहाँ पर जो इनटेक है उसके बारे में बात की जा रही है, ये 5 मिली एक तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके नापने की जो यूनिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ये है 5 mmHg, यानी कि ये बेसिकली आप लोगों को मिलीमीटर देखने को मिलता है जो मरकरी पर, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग यहाँ पर ये 1 ग्राम पर डे अगर आप लोग बढ़ाते हो तो यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर की रिडक्शन के बारे में बात की जा रही है। और खासकर जब एज हो जाती है 55 की या फिर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ये दिल की बीमारियों के लिए बड़ा ज़्यादा खतरनाक है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इसको घटा देते हो तो आप लोगों के स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं वो घट जाते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इसको क्रिटिकल फैक्टर है खासकर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है वो आज की डेट में जो ऐसी कंट्री जो कि खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि गरीब देश हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं, उनके अंदर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से भाई साहब ये तो आप लोग खतरनाक लेवल पर समझोगे, इसकी वजह से 3.7 ट्रिलियन हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जिसको जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद आप लोग बोलते हो, वो लगभग 3 ट्रिलियन है। पर लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी वजह से यहाँ पर 3.7 ट्रिलियन 2011 से लेके 25 तक का यहाँ पर एस्टिमेशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो। और ये मैं अपने देश के बारे में अगर बात करते हैं और खासकर ऐसे देश जैसे पड़ोस में हो गए पाकिस्तान, इधर आप लोग ये जाओगे जैसे कि ये वाली कंट्री होगी आसियान कंट्री, ये वाले देश हो गए, यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करोगे, ऐसी अफ्रीका की बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में 2% लगभग आप लोग लगा के चल सकते हैं। यहाँ तक यानी कि आप लोगों को बोलो कि 1 ग्राम नमक खाना कम कर दो स्टार्ट, तो देश की जीडीपी 2% यहाँ पर बचा सकते हो आप लोग। यहाँ पर समझ रहे हो आप लोग कितनी खतरनाक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला इंडियन इकोनॉमी जो है वो लॉस्ट हो गई मोर देन 2 ट्रिलियन बिटवीन 2012 से लेकर 2023 तक का कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से। आप लोग खुद सोचो, ऐसे ऐसे लोग जो हैं आज के डेट में हार्ट की बीमारी से जा चुके हैं। यानी कि हमारे जो बड़े बड़े सितारे आप लोग देखो, ठीक है, राजू श्रीवास्तव होगा, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, इसी के साथ बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में से अभी गए, किसकी वजह से? ये सारी हार्ट अटैक की वजह से गए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हार्ट अटैक जो है वो देश की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। भाई साहब ये कितनी सोचने वाली बात है। हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, दिल के दौरे की वजह से उसकी जान चलेगी, पर ये नहीं देख रहे हो कि वो इंसान जो है वो कितना प्रोडक्टिव इंसान था, वो देश के लिए एक एसिड बन चुका था, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इसको इसीलिए यहाँ पर इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस दे रही है।
अभी कुछ स्टैटिस्टिक हैं आप लोगों के सामने जो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक है यहाँ पर ये इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में दोनों के बारे में बोलते हैं। एवरेज इंडियन जो है उसका सोडियम कंजप्शन मोर देन डबल है, जो कि नॉर्मली बोला जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी कि डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है लेस देन 5 ग्राम आप लोगों को एक एडल्ट को लेना चाहिए, पर लेकिन हम लोग 10 या फिर 12 के करीब 15 के करीब ले रहे हैं, दबाकर नमक हम लोग खाते हैं, तो ये गलत है। एक तो बात यहां पर डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश की एक रिपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन ये कौन प्रस्तुत किया, तो डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वर्ल्ड हेल्थ डे बोलते हैं। वो किस दिन सेलिब्रेट किया था बताइए, अभी डिस्कस भी मैंने आप लोगों से किया था उसके बारे में। तो यहां पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि सोडियम इनटेक को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्रोग्रेस स्लो अगर चलेगी, बात करें कंट्री जो है वो कंसिडरेबल चल रही हैं, चीज़ों को लेकर चल रही हैं, पर लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एडवाइस किया है यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर जो रेंज है फ्रॉम 1 यानी कि इंप्लीमेंट करो 1 to 4, इसको आगे लेकर चलो। जैसे मैंने बोलता हूँ अगर आप लोगों को मॉर्निंग में टाइम पर उठा नहीं जा रहा है तो कोशिश करो कि आज ज़्यादा हिम्मत नहीं लगानी है, बस 5 मिनट जल्दी उठ जाओ। 5 मिनट तो उठ सकते हो ना यार, कि 5 मिनट जल्दी उठ गए आज, अगले दिन फिर 5 मिनट जल्दी उठ जाओ, अगले दिन फिर 5 मिनट जल्दी उठ जाओ। 5 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट और सो लेना 5 मिनट जल्दी नहीं, 5 मिनट और सो लेते हैं, तो ये खतरनाक चीज़ होती है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करना चाहें तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डिक्रीज करेंगे सोडियम इनटेक को फूड के अंदर में, तो काफ़ी हेल्दियर फूड चॉइस हमारे पास में देखने को मिलेगी। तो इंडिया का स्कोर जो है वो यहाँ पर 2 बोला गया। ये स्कोर वगैरह तो चलो एक बार को चलिए सही है, पर लेकिन ये रिपोर्ट जरूर आप लोग याद रखिएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि लगता है कि बिना नमक के ज़िंदगी जो है वीरान है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों को दूध पीना पसंद है तो मीठे के साथ में दूध पीते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, तो आप लोग एक दिन बिना किसी गुड़ के, बिना चीनी शक्कर के एक फीका, जिसको फीका दूध बोलते हैं ना, उसको पी के देखना, उसके अंदर भी एक मिठास होती है। इनके नेचुरली आप लोगों को उसके अंदर भी एक मीठा नजर आएगा, पर लेकिन हमारी आदतें जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल की होती हैं, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैंने कहते हैं जब साइलेंस में आप लोग बैठोगे तो खुद की बॉडी के अंदर का शोर सुनाई देने लगेगा आप लोगों को, तो वो चीज़ें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हफरा थफरी में उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है इन चीज़ों के ऊपर काम करना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भाई साहब चिल्ला कर कि सुधर जाओ वरना ऊपर सिधार जाओगे, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कौन कौन अपने घर में इसके ऊपर फोकस करेगा, इंप्लीमेंट करेगा कि नमक आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव है हमारे देश में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट मूवमेंट चलाया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ईट राइट मूवमेंट किसका है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का ये बेसिकली मिशन है, जिसमें फूड सिस्टम जो है उसको सिक्योर बनाने की बात की जा रही है, हमारी हेल्थ को सुधारने की बात की जा रही है, उसके लिए भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक आंदोलन है हमारे देश के अंदर में, आंदोलन की तरीके से। मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन चलाना। आंदोलन भाई साहब देश को आजाद कराने के लिए चलाया था, अब हेल्थ सुधारने के लिए चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक हमारी देश की खुद की, हम लोग अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और हमारे जो एक सस्टेनेबल जो न्यूट्रिशन है फॉर ऑल, यानी कि हम अपनी एक तरीके से खाद्य प्रणाली को इस तरीके से चेंज करके चलें कि हम लोगों की चीज़ें सुधरती नजर आए। इसके द्वारा तो ऐसे ऐसे कैंपेन चलाए गए कि आज से थोड़ा कम, ठीक है, ये आप लोग देखो यहाँ पर ये कितनी एक तरीके से चीज़ें यहाँ पर नमक के सेवन को बोला आज से थोड़ा कम, ये इसके द्वारा यहाँ पर मुहिम चलाई गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतने सारे लोगों की जान जा रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ना हमको खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इंडिया की जो नीड है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि चाइना को कैसे टैकल करना है, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बना ले। अब सोल्ट यानी कि नमक को कैसे कम करना है लेना, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो है ना खतरनाक लेवल की काम यार, ये देश को स्ट्रेटजी बनानी पड़े, ये कुछ गलत बात नहीं है क्या? आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में आप लोगों के मम्मी पापा को आप लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ रही है, उनकी खुद की भी प्रॉब्लम है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिंदगी में। अगर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम आप लोग अपने आप सोल्व कर लो तो मम्मी पापा की जरूरत ही नहीं है। तो सोचो अगर हम लोग डेली, हम लोग सारे अपने देशवासी जो है मिलकर बोले कि हम लोग को यार खुद से ये नमक इनटेक जो है वो कम करना है, और देश को इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, उनको चाइना को टैकल करना है, पाकिस्तान को टैकल करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों में फोकस रहे, वहाँ पर अच्छे से अपना फोकस दी तो कैसा रहेगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपने लेवल पर कर लेनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। वो तो स्ट्रेटजी बनाकर बैठ जाएंगे, उसके बाद भी सुधरेंगी क्या चीज़ें जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। तो बात करते हैं, बहुत सारी अप्रोच ली जा सकती है। इंगेज करना चाहिए कंज्यूमर, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सबको, क्योंकि जब तक सब एक साथ में एक पहिया पर सारे नहीं जाएंगे ना, बैठकर सिंक्रोनस वे में नहीं चलेंगे। एक टेम्पो है, ऑटो है, उसके 3 पहिए हैं, इंडस्ट्री
एक कंज्यूमर और गवर्नमेंट। एक पहिया जा रहा है किधर, एक पहिया जा रहा है किधर। अगर टेम्पो को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है तो पहिया सारे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे टेम्पो चलेगा, कभी भी नहीं चलने का है। तो सबको सिंक्रोनस वे में चलना जरूरी है भाई साहब। कोलैबोरेट करना है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को भी, तभी जाकर यहाँ पर चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इनका भी साथ में मिलकर काम करना जरूरी है। इनके बिना नहीं लेकर चलोगे तो काम नहीं चलेगा, तो इनका भी साथ देना जरूरी है। तभी जाकर आप लोग हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से बच पाओगे। सोडियम इनटेक को अगर कम नहीं करोगे तो ऊपर से धार जाओगे। ये सारी बातें यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक को आप लोग मानो या ना मानो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कल को पूछा है तो ये मत बोलना यार ये क्वेश्चन कहाँ गया, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं था, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक आप लोगों को पढ़ा दी, एक एक कर। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को पता ही है कि इसको बनाया गया था 7 अप्रैल को, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ में वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो हेल्थ के बारे में भी बात की मैंने, नमक से रिलेटेड रिपोर्ट भी ही प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं तो पता होना चाहिए आप लोगों इसके बारे में, ओके। चलिए, इतने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा है। WHO के द्वारा भी बोला गया कि सोल्ट इनटेक जो है वो लेस देन कितना बोला गया है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग अपनी हेल्थ को सही कर पाएंगे। 10 ग्राम पर वीक, 10 यहाँ पर 10 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर वीक। आंसर आप लोग दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी के साथ में बोला गया कि स्टेटमेंट इंडियन सोडियम जो सोडियम कंजप्शन है वो मोर देन डबल। इन बात करें अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कई बार आप लोग ये चीज़ देखने को मिलती है कि औसतन तरीके से क्या जरूरत है और साइकोलॉजिकली हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो WHO के द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द सोडियम इनटेक जो प्रस्तुत की गई उसमें रिसेंटली ये बातें पब्लिश की गई। तो कौन सी है, 1, 2 बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या बताइए, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, पहले वाले का क्या सही था, मैंने अभी डिटेल में तसल्ली में बताया कि WHO ने क्या बोला, 5 ग्राम सोल्ट। तो ये याद रखिएगा, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरे वाली स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पर, ये WTO दे दिया भाई साहब। और WTO WHO जब पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन में ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भी कई बार आप लोग ये कई सारे मार्क्स बचा देता है। तो क्वेश्चन को तसल्ली में ध्यान से पढ़ोगे तो भाई साहब मजा आएगा, वरना ऊपर ना एक तरीके से ऐसी गाज आकर पड़ेगी, लगेगा यार पढ़ा तो था एक तरीके से, पर लेकिन नहीं कहते कि भाई साहब दिमाग फिर गया उस टाइम पर। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक और कौन कौन आज से नमक थोड़ा कम करेगा और घर वालों को भी ये बातें बताएगा, क्योंकि ये जरूरी है, अवेयरनेस की चीज़ें। इसलिए WHO ने बोला, इसलिए हमारी सरकार भी बोल रही है थोड़ा कम। हमारी सरकार भी खुद पॉलिसी बनाकर कह रही ना थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं खाना वरना लग जाएगा गम और फिर बोलोगे ये क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो आज से थोड़ा कम। तो सरकार की बात मान लेना, मेरी मानो या ना मानो, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इसी के साथ में अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको। दोस्तों एक बात बोली जाती है, अगर किसी इंसान की असली फितरत आप लोगों को जाननी है ना, उस इंसान को थोड़ी सी पावर दे दो और फिर उसके बाद में देखो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक इंसान के ऊपर भी डिपेंडेंट, आप लोग देखते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। और सेम स्टेटमेंट जो है वो एक देश के ऊपर भी अगर आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सही एक तरीके सटीक आप लोगों को होती हुई नजर आएगी, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल सही बात बोली गई है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चाइना है, यही चाइना जब बात करता है सामने जाकर जापान से तो इसका अलग रिएक्शन रहता है, वहाँ पर जी पापा जी हाँ इस तरीके से बातें करता है। और यही चाइना जब बात करते हैं, इसको बात करें भूटान से, अपने पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई हो रखी है उसको लेकर लड़ाई के बारे में, तो यही वहाँ पर दादागिरी दिखाता है। यानी कि इंसान वही है पर लेकिन इसकी फितरत बदलती रहती है। आप लोग खुद देखो, सामने अगर कोई ताकतवर इंसान हो तो इंसान जो है उससे इज्जत से बात करता है, पर लेकिन सामने कोई कबाड़ी वाला हो या फिर कोई रिक्शा वाला हो तो उसको इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसको दिखाता है कि अपुनिची भगवान है। ये वाली फीलिंग आप लोगों को नजर आती है यहाँ पर। अभी ये बातें मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ, चाइना और जापान ने मिलकर यहाँ पर हॉटलाइन सेट की है जिससे कि यहाँ पर मिलकर बातें की जा सके और जो भी लड़ाई वाले एरिया हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सके। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं कि कुछ ऐसे लोकेशन जो कि आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ में है, एक तो उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, खासकर इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जो कि अलग अलग देश उसके बारे में क्या क्या नाम रखते हैं और क्या क्या राय रखते हैं। अगर चाइना को माने तो चाइना ये बोलता है उसका दोगलापन, आप लोगों का चाइना का मैं दोगलापन दिखाता हूँ आप लोगों को। जब बात आती है यहाँ पर आप लोग जाओगे इस पर्टिकुलर एरिया में साउथ चाइना सी में,
तो वो ये बोलता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो साउथ चाइना सी में घूमने जाया करते थे, तो इसलिए हमारे पूर्वजों का इस पर्टिकुलर एरिया में वास हुआ करता था, तो ये सारा का सारा रीजन जो है वो मेरा है। ये बोलता है कौन? चाइना। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर लेकिन जब ये सेम कंडीशन आती है इसकी यहाँ पर बात करने की अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के बारे में कि भाई साहब तुम्हारे पूर्वजों ने जो माना, अंग्रेजों ने जो माना वहाँ पर, तो तुम वो बातें मान लो, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेंगे, हम तो अभी रिसेंट की बात मानेंगे जब से हम लोग यहाँ पर पावर में आए हैं, यानी कि चाइना आज़ाद हुआ 1 साल बाद में। आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लगभग हमारे देश के कंपेयर में 1-2 साल बाद में 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, हम हो गए थे 1947 में। तो ये बोलता है कि जब से हम लोग यहाँ पर पार में आए हैं तब से हम लोग बातें मानेंगे कि हाँ जो बाउंड्री थी हम लोग उनको मानेंगे नहीं, हम लोग जब आए हैं हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। इसीलिए वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना रीजन बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में तो तुम अलग अपनी थ्योरी लेकर चलते हो, यहाँ पर तुम अपनी अलग थ्योरी लेकर चलते हो, तो ये अलग ही लेवल की बदतमीजी है। और एक सबसे बड़ी बदतमीजी क्या है, एक देश के 3 या 4 रीजन जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा और फिर क्या करेगा, उसी देश के साथ में बार्गेनिंग करेगा कि ये तो तू ले ले और ये मुझे दे दे, ठीक है, ये दोनों में तुझे दे देता हूँ, ये मुझे तू ले ले। अबे भाई साहब ये तीनों के तीनों मेरे ही हैं, तू बार्गेनिंग करने वाला होता कौन है? तो इस तरीके की हरकतें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट आप लोगों को चाइना के देखने को मिल रहे हैं। और ये ओनली हमारे साथ नहीं है, ये भूटान के साथ भी है, साउथ चाइना सी में भी है, और ये सारे देश जो यहाँ पर है, जैसे फिलीपीन हो गया, वियतनाम हो गया, ये चाइना की इन बदतमीजियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने परेशान है कि ये इंडिया से हथियार खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं और इंडिया इनको हथियार बेच रहा है ताकि कल को चलकर चाइना अगर कुछ हरकतें करे तो कम से कम अपने आप को ये डिफेंड कर सके। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो रीज़न दिखाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जिसको जापान भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है, और सारे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ध्यान से आप लोग लोकेशन देखिएगा, ये है एग्जैक्ट लोकेशन जो सिंकाकू बे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिंकाकू आइलैंड। तो इस पर्टिकुलर रीजन को चाइना भी क्लेम करता है अपना, और इस पर्टिकुलर रीजन को जापान भी क्लेम करता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दोनों इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी कल को चलकर और बदतमीजी न हो, शांति में बातें आगे बढ़ सकें, तो दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करने की बात चल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला कि जो सिंकाकू आइलैंड द्वीप है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ताइवान हो गया उधर चाइना हो गया और इधर जापान हो गया। तो ये पर्टिकुलर रीजन इसको सारे अपने अपने नाम से पुकारते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे बोला ना मैंने, यहाँ पर अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर जापान हो गया तो जापान इसको सिंकाकू बोलता है। चाइना अगर बात करेंगे यहाँ पर, चाइना इसको बोलता है बेसिकली दायो, ठीक है। और ताइवान अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये है तायो ताई, ठीक है। तो सबके अपने अपने वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्लेम किया जाता है। और ये ईस्ट चाइना सी के अंदर में देखने को मिलते हैं। लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, पर लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि समुद्र के अंदर में कोई ऐसी लोकेशन तो हर एक देश जो है वो उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इससे फ़ायदा क्या रहता है, उसमें एक्सेस मिल जाती है उसको सारी चीज़ों की बिना कोई टेंशन के। तो ये बड़ा ही एक ऐसा फिनोमिनन चल रहा है आज के डेट में। इवन अंग्रेजों की बात करें, जब वो रूल कर रहे थे दुनिया के ऊपर, वो भी इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जहाँ जहाँ उनको आइलैंड हाथ लगे। इवन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों से बात करता हूँ कि फ्रांस का आइलैंड है, ठीक है, फ्रांस का आइलैंड है आज की डेट में भी इंडियन ओशन के अंदर में। बताइए उसका नाम क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में, पहले जो इस तरीके से कि ज़मीन के ऊपर तो अपनी बाउंड्री खींच गई है, पर लेकिन ओशन के अंदर में बहुत जगह आप लोगों को लड़ाई होती नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पर किसी की बाउंड्री नहीं खींची हुई है। वहाँ पर तो ज़मीन थोड़ी ना है कि यहाँ पर ये एरिया मेरा हो गया, लाइन खींच रखी है वहाँ पर तो भाई साहब ओशन है। तो वहाँ पर कोई भी आकर अभी जो भी ऐसा आइलैंड है उस पर अपना क्लेम दिखा लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो यहाँ पर नजर आई इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ये देखने को मिलती है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो जापान के द्वारा रिनाउंस कर दिया गया क्लेम नंबर ऑफ टेरिटरीज जो आइलैंड है इंक्लूडिंग ताइवान। 1951 में जो ट्रीटी हुई जिसको सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी बोलते हैं, यानी कि जापान ने इतनी अतकी मचाई थी ना भाई साहब। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, अगर उस टाइम पर यूएस से जापान के ऊपर बम ना गिराता ना, तो जापान आज की डेट में पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा होता, इवन इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये खौफ था दुनिया में, इतना ज़्यादा ताकतवर था जापान। ऐसे ही नहीं जापान शांत में है, जापान के ऊपर बम गिराकर बाकायदा उसकी जो है एक तरीके से ना गुस्से को उसको शांत किया गया कि ये दुनिया में कोहराम न मचा दे, तबाही न मचा दे। इतने शांति प्रिय देश है, बुद्धिस्ट के देश आज के डेट में कहलाते हैं, उतने ही ज़्यादा खतरनाक जापानीज लोग उस टाइम पर हुआ करते थे।
जब यहाँ पर सारा जो एरिया है वो रिटर्न कर दिया गया, तो फिर जापान आज के डेट में इसको क्लेम क्यों करता है? तो इसके पीछे एक ट्रीटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 1951 की ट्रीटी थी, जिसको सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी आप लोग बोलते हो, इंक्लूडिंग यहाँ पर ताइवान के सारी जो टेरिटरी है वो रिनाउंस कर दी गई थी जापान के द्वारा। पर लेकिन अगर बात करें जो ट्रीटी हुई थी, जिसको यहाँ पर नैन्सी सूटो जो आइलैंड जो है उसके तहत में अगर बात करें, तो ये यूएसए की ट्रस्टशिप के अंदर में आ गया था और फिर इसने रिटर्न कर दिया था ये आइलैंड जापान को 1971 में। तो जापान कहता है कि शिंकाकू जो आइलैंड है वो पार्ट था यहाँ पर किसका? ये नैन्सी सूटो जो आइलैंड है उसका, इसलिए जापान से बिलोंग करता है। पर चाइना बोलता है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कोई इसका मतलब एक तरीके से चाइना इसमें ऑब्जेक्शन दिखाता है और बोलता है कि ये इसको डील को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि चाइना बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं जो चाइना हमारे साथ में बोल रहा है कि कहता है कि तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। भाई तिब्बत भी तूने हथिया है, ये तो बिल्कुल वही बात होगी, चोरी का सारा माल मैं ही रखूंगा अपने पास में। ठीक है, तो वो वाली हरकतें चाइना की आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि जहां जहां पर वो एरिया है मैंने चोरी कर लिया वो मेरा ही है। अबे कल को तुमको जेल में उठाकर डालेगा कोई, सारा माल तुम्हारे हाथ से निकल के जाएगा। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं आप लोग आज के डेट में। जब इंसान ना जब ताकतवर होता है तो वो सोचता है ये भी अपने अंडर में ले लो, ये भी अपने अंडर में ले लो, पर लेकिन बाद में वो है मर के बैठता है। अभी चाइना का जो क्लेम है यहाँ पर टेरिटरी के ऊपर, वो यहाँ पर क्या बोलता है, जब भी किसी क्लेम के बारे में बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम से, मतलब जहाँ पे देखो जहाँ पर ये क्लेम करने की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पर ये एंशिएंट टाइम में चला जाता है। एंशिएंट टाइम से हमारे फिशरमैन यहाँ पर एक तरीके से मछली पकड़ने आया करते थे, वो इस एरिया को एडमिनिस्टर किया करते थे। ताइवान वाले रीजन की बात की जा रही है, तो ताइवान का पार्ट है। तो यहाँ पर एक तरीके से जब यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया ताइवान को जो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के थ्रू, तो यहाँ पर ये शिंकाकू आइलैंड भी हमारा ही पार्ट हो गया, क्योंकि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है। पहले ताइवान को ही अपना पार्ट बना लो तुम, ताइवान ही तुम्हारे हाथ से भागने के लिए तैयार है। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से दोगला इंसान देखा आप लोगों ने कि उसका जो एक ही पर्टिकुलर तरीके से पर अगर दूसरा कोई उसका व्यू बनेंगे तो कुछ और बोलेगा और दूसरा कोई और पूछेंगे तो कुछ और बोलेगा, यानी कि स्टेटमेंट बदलता रहता है। ठीक है, तो दल बदलू टाइप का आदमी आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, और इसका यही यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर और भी आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है, जैसे कि कुरिल आइलैंड के बारे में याद रखिएगा। शिंकाकू आइलैंड मैंने बता दिया, चाइना इंडिया और चाइना के बीच में चाइना और जापान के बीच में ऐसे कुरिल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन में है, ये रसिया और जापान के बीच में लड़ाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये तो एक ऐसा आइलैंड है जिसको बोलते हैं चागोज आर्केपेलिगो। आर्केपेलिगो क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड है उनका एक समूह है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ये नॉर्थ इंडियन ओशन में है, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में लड़ाई है। समझ रहे हैं? ये आप लोगों को मैं एक बार लोकेशन दिखाता हूं। ये पर्टिकुलर जो रीजन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ये पर्टिकुलर रीजन है इंडियन ओशन के अंदर में। और ये एक ऐसा रीजन है यार जिसको यहाँ पर आज की डेट में दुनिया मानती है कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है किसका है? ये पर्टिकुलर रीजन यूके का नहीं है। और ये यहाँ पर ये एक तरीके से जीत भी चुके हैं यहाँ पर मॉरिशस जो है उसको एक तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में भी, पर फिर भी यहाँ पर ब्रिटेन जो है उस पर से अपना वर्चस्व जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब तुम कभी रूल किया करते थे, तुम कभी दुनिया में ऐसा रूल करते थे कि तुम्हारा सूरज नहीं छिपा करता था, लेकिन आज की डेट में तुम्हारा सूरज ऐसा छिप चुका है भाई साहब कि तुम अपने भी रीजन को बचाने के लिए रो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी स्कॉटलैंड के अंदर में रेफरेंडम की बात चल रही है। तो अगर स्कॉटलैंड के अंदर में रेफरेंडम होता है और यहाँ पर स्कॉटलैंड अलग हो जाता है, तो जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उसका एक किंगडम छोड़कर बाहर चला जाएगा। यानी कि जो दुनिया पर रूल करने वाला देश था, आज की डेट में अपनी जैसे तैसे इज्जत बचाने पर यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए कि एक टाइम एक वो नहीं कहते कि हमेशा जो टाइम है एक जैसा नहीं होता है, कभी कोई रंक तो कभी कोई राजा। तो वही यहाँ पर फिर बज जाता है उसका बाजा। तो आज सेम यूके का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए, अच्छा है वही यूके जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर यूके के अंदर जो हाई कमिश्नर है वहाँ पर खालिस्तान के झंडे फहराए गए। वो हमारे देश को तोड़ने की बातें मतलब एक तरह सपोर्ट करा था हमारे देश के तोड़ने वाले लोगों को। वही यूके अब फिलहाल जो है अपने देश के अंदर में जो टूटने जा रहा है उसके बारे में देखते हैं कितने अच्छे से उसको बचा पाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है यार देखने में। मतलब एक तरीके से ना आप लोग देखो, अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान के कुकर्म ना ही दिख जाते हैं। तो वही आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी कि ये कैसे कुकर्म कर रहे हैं, वो यहीं पर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ये एग्जैक्टली है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन मिले हुए हैं, कौन कौन से किंगडम है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से ये आंसर देता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें। मैप बेस्ड क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोगों का बन सकता है यार, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। और खासकर जो ये मैंने अभी बताया कि कौन कौन का किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये नेक्स्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वाली स्लाइड बताई है
कि कौन कौन से और भी इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लड़ाई वाले रीजन चल रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ बैठे कि सिंकाकू आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, व्हाइट सी, फिलिपीन सी, तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों का ABCFD। तो याद रखिएगा सिंकाकू आइलैंड कहाँ है, तो ये मैंने बताया ईस्ट चाइना सी के अंदर में है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी, तो आंसर यहाँ पर A हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात करें सिंकाकू आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इसको किस किस नाम से किस किस के द्वारा पुकारा जाता है। सिंकाकू इसको कौन बोलता है, जापान बोलता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर दियाओयू द्वीप जो है यहाँ पर इनके एक आइलैंड जो है वो चाइना बोलता है। इसी के साथ में यहाँ पर तियाओयुताई, ठीक है, तो ये आप लोगों को ताइवान बोलता हुआ नजर आता है। तो करेक्टली मैच करना है, तो ओनली 1 पेयर करेक्ट है, 2 पेयर करेक्ट है, 3 पेयर करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव पेयर करेक्ट है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या करेक्ट है आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। सही आंसर बताइए। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो एक बार आसानी से। और कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, इससे आप लोग समझिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में स्वयं यूपीएससी साक्षात यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सिंकाकू आइलैंड जो है उसके बारे में। ठीक है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सिंकाकू, जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। क्या है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सिंकाकू जो है चाइना और जापान के बीच में एक मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। सोचो यहाँ पर स्टेटमेंट देखकर साउथ चाइना सी लिख दिया, कहीं पर कुछ लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो क्वेश्चन है उसमें सी भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेगा। तो ईस्ट चाइना सी भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ये है बिल्कुल, और लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सी होगा, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑलरेडी यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोग समझ लीजिए टॉपिक कैसा है ये, तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं छोड़ना है जो खासकर इस तरीके से न्यूज में रहता है, और ये रिपीटेडली न्यूज में रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आज कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है यार ये तो न्यूज में आ गया, ऐसा नहीं है। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है मुझे लगता है कि कम से कम ना होने में भी, जैसे 6-7 साल में मैं इसको ना होने में भी मतलब 8 से 10 बार पढ़ा चुका हूँ। हर साल में कम से कम 2 बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेडली न्यूज में आता रहता है। किसी न किसी रीजन की वजह से कुछ इशू आ गया तो एक बार न्यूज में आ गया, कभी हॉटलाइन चल रही है, कभी इनकी उन्हें कहते हैं कोल्ड लाइन चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जब कोई आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, उसमें करंट अफेयर की सबसे प्यारी बात क्या होती है, आप बस कॉन्टिन्यूसली सुनते रहिए रेगुलरली। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद अपने आप रिपीट होने लगती हैं। तो आप लोग देखो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने लगती है, ठीक है, तो वो रिपीट होने लगती है। हर 6-7 महीने में आप लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ जाएगी। इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, G20 के बारे में बात कर लीजिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लीजिए, ब्रिक के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, मतलब साक या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लीजिए, WHO पता नहीं इतनी बार न्यूज में आता है। समझिए आप लोग यहाँ पर, तो रेगुलरिटी बनाए रखना ही करंट अफेयर को अपने पकड़ में करने का सबसे शानदार तरीका है। ये मुझे तो ये समझ में आया पिछले अगर 6-7 सालों का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं। जो करंट अफेयर में पकड़ करना चाहता है वो आज का करंट अफेयर आज ही खत्म कर दे, वो कभी करंट अफेयर में मार नहीं खाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत किनको होती है, कभी करंट अफेयर उठा के नहीं देखा है और फिर लास्ट में आगे बोलते हैं कि सर कैसे कवर किया जाए इसको। वहां पे सारा कहानी खराब, सारा खेला खराब हो जाता है, ये समझ लो। तो उस खेले से अगर बचना है तो अपने आप को सही पोजीशन में लेकर चलिए, रेगुलर डे बाय डे का करंट अफेयर कवर करिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और फिर मंथली वीडियो आप लोग की आती है, जैसे अभी आने वाली है मंथली वीडियो आप लोग की, जिसमें डिटेल में मार्च महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को रखिए ताकि अच्छे से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सको। ओके, कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो। कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई GST नहीं लगता है उसके ऊपर, 1 सेकंड लगती है और मुझे पता चल जाता है कि लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, और यूट्यूब को भी पता चलता है, बेसिकली मुझे तो चलता ही है। ओके, तो याद रखिएगा। काफी शानदार आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर भी कवर किया गया, और ये आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर भी यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली आर्टिकल कवर किए गए। तो बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आएगा, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। और देखिए अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, और यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और इस डिस्कशन से आप लोग बेसिकली वाकिफ हो रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि प्रैक्टिस भी आप लोग ही हो जाए, तो कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। तो इस तरीके से आप लोग अगर चीज़ों को तैयार करोगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है,
अब इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, एक रिपोर्ट भी आप लोग यहां पर तैयार हो जाएगी, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRENA आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRENA, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इसके साथ में मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर, जिस रिपोर्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें यहां पर कितनी नौकरियां क्रिएट हुई हैं उसके बारे में यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग 7 लाख के करीब नई जॉब क्रिएट की गई रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में जस्ट इन 1 ईयर, यानी कि ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है। तो यहां पर और भी कई सारी लेबर आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो इससे रिलेटेड है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों का पेपर बन जाता है क्वेश्चन जीएस पेपर 3 के अंदर में, ठीक है। अभी जो बात की जा रही है आप लोगों में थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को यहां पर समझ सको, जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सको। मान लीजिए सोलर पैनल बनाने हैं, तो एक फैक्ट्री के अंदर आप लोग जाएंगे, फैक्ट्री में सोलर पैनल बनाए जाएंगे, तो फैक्ट्री में यहां पर लोगों को जॉब मिलेगी, हो गया। इसी के साथ में जब ये सोलर पैनल बनकर तैयार हो जाएंगे, इनकी कोई टेस्टिंग भी करेगा कि ये सही है या फिर गलत है, तो वहां पर भी लोगों को जॉब मिलेगी, यहां पर जॉब क्रिएट होगी। फिर जब ये सोलर पैनल जो है कोई यहां पर इनको खरीद कर लेकर आएगा और इनको अपने घरों में या खेतों में ट्यूबवेल के लिए कहीं पर भी लगाना है, तो वहां पर कोई ना कोई इसको इंस्टॉल करने आएगा, तो वहां पर भी जॉब मिलेगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर जो फोटो वोल्टिक, जो भी यहां पर ये सोलर पैनल है, जो भी यहां पर ये चीजें यूज की जा रही है, 2021 में 4.3 मिलियन लोगों को जॉब मिल चुकी है इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कौन बता रहा है, ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहां पर ये बात बताई गई है कि भाई साहब इतने सारे लोगों का जो है घर चला दिया, इतने सारे लोगों का जब जॉब मिल गई तो शादी भी हो गई होगी, फिर आगे चलकर जॉब मिलते ही, ठीक है, फिर बच्चे बच्चे हो गए आगे चल के, तो जिंदगी आगे उनकी बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं कि वहीं पर ही रुके हुए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर बात करूं जॉब के बारे में, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, यहां पर आप लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो जॉब क्रिएट की गई है ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब मैं यहां पर बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी, यहां तो मैंने सोलर, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, सोलर फोटोवोल्टिक ओनली सोलर पैनल वाले फील्ड की बात की जा रही है। पर लेकिन जब सारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात करेंगे तो 2021 में यहां पर 12.7 मिलियन जॉब क्रिएट हो चुकी है यहां पर। तो इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जॉब क्रिएट हो चुकी है यहां पर। और अब तक की ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2020 में 12 थी, 2019 में 11.5 थी, ये इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी जॉब जो है वो फिलहाल क्रिएट हो चुकी है। आप लोग बोलोगे वाह, पता नहीं चल रहा जॉब क्रिएट हो रही है, हम तक तो आ नहीं रही आएंगी यार, आएंगी, टेंशन मतलब मेहनत करते रहो, ठीक है। अभी यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओल्ड टेक्नोलॉजी को मिलाकर, यहां पर ये लगभग जो थोड़ा सा पुराना डेटा है ये देखने को मिलेगी। बाकी सोलर फोटोवोल्टिक में पहले नंबर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आप लोग यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। फिर यहां पर जो लिक्विड बायोफ्यूल, इसी के साथ में हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, सोलर हीटिंग कूलिंग, सॉलिड जो यहां पर बायोमास, इस तरीके से अलग अलग एरिया में जॉब क्रिएट हुई है आप लोगों के सामने यहां पर। तो ये जॉब जो क्रिएट हो रही है, अब एक आप लोगों के सामने यहां पर ये आना चाहिए कि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो कहां पर क्रिएट हुई है। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर ये स्लाइड देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो जॉब जो है वो चाइना के अंदर क्रिएट हुई है, अब तक की सबसे ज्यादा जॉब, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहां पर फिर देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है। पर जो सोचने वाली दिक्कत है वो है यहां पर, जब हम लोग जॉब को काउंट करते हैं, जॉब तो मिल जा रही है, हाँ भाई जॉब मिल गई भैया, जी हाँ बिल्कुल मिल गई, पर लेकिन किसको मिल गई, मतलब किसको मिल गई वो जॉब, लड़के को मिल गई कि लड़की को मिल गई, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर जो लड़कियों को जॉब मिल रही है वो कम है एज कंपेयर टू जो जॉब लड़कों को मिल रही है। और यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी सोचने वाली कि एक तरीके से जेंडर डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब ये जॉब क्रिएट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2/3 जो भी यहां पर जो जॉब क्रिएट हो रही है वो ऑल जॉब्स जो है वो अकेले एशिया के अंदर निकल कर आ रही हैं। जब मैं एशिया शब्द यहां पर यूज कर रहा हूं तो ये मैप अपनी निगाहों में बसाकर रखिएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जो एशिया जो वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया, ये आप लोग यहां पर म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आप लोग जाएंगे तो आप लोग साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सारा एरिया जो है इसको आप लोग एशिया बोलते हो। तो सबसे ज्यादा जॉब जो है वो एशिया के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर यूरोपियन यूनियन और ब्राजील के अंदर में 10% के करीब, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के अंदर में लगभग 7-7% के करीब जॉब क्रिएट हुई
है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो इसके क्या हो गया, आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एक तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं यहां पर, एक तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग कम कर पा रहे हैं, और इसी के साथ में यहां पर इंप्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये काफी फायदेमंद है। तो इसकी वजह से खासकर उन एरिया में जहां पर हम लोग खंबे नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हम लोग कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जाकर, वहां पर भी हम लोग इस तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा आप लोग तरीका यहां पर बोल सकते हो। पर सबसे जो एक बुरी चीज यहां पर अभी देखने को मिल रही है, मैक्सिमम सोलर पैनल जो है, ये इस तरीके की चीजें जो हम लोग जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से या फिर दूसरी कंट्री से। तो अभी अच्छी चीज क्या हो रखी है, यहां पर हम लोग अपने काम करना स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें, चलो खरीद कर तो हम लोग लेकर आ गए वहां से, पर लेकिन इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा ना हम लोग चाइनीज लोगों को पढ़ के लेके आएंगे, उसके लिए तो हमारे लोग हैं, वो अपने आप यहां पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे नहीं आप लोग एसी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो एसी को इंस्टॉल करना है घर में, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए क्या हो गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई साहब आज इंस्टॉल करने वाला कोई अपना ही देश का आएगा ना, ऐसा थोड़ा ना जापान की एसी लगा रहे हो तो जापान का कोई मेंबर वहां पर इंस्टॉल करने आ रहा है उसको। तो ये चीजें हमारे देश में बेसिकली जॉब जो क्रिएट हो रही है वो हमारे लोगों के लिए होंगी, जब कम से कम एटलीस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करेंगे तो। ओके, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं यहां पर, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोटोवोल्टिक में सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट हुई वो हुई चाइना के अंदर, चाइना के अंदर में, ठीक है। इंडिया के अंदर में जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम लोग अक्सर इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इंस्टॉल करने में हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएट हुई है। जब यूरोप के अंदर आप लोग जाओगे, तो यूरोप के अंदर में लगभग 40% के करीब वर्ल्ड की विंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को प्लांट देखने को मिलेंगे, तो उसमें वहां पर जॉब क्रिएट हुई है काफी लार्ज स्केल पर। डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जब आप लोग जाएंगे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में काफी ज्यादा जॉब यहाँ पर क्रिएट हुई है। बायोफ्यूल की जब आप लोग बात करते हैं, तो बायोफ्यूल से बी से बायोफ्यूल और बी से ब्राजील आप लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से। और विंड में यहां पर यूएस से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से जॉब जो है वो क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आती है। फिलहाल सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोइंग सेक्टर है वो कौन सा है, वो याद रखिएगा, सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है। सोलर एनर्जी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले इसी के बारे में बात बताई कि 4.3 मिलियन जॉब जो है वो अकेले सोलर एनर्जी के अंदर क्रिएट हुई है। बाकी टोटल मिलाकर 12 है, तो 1/3 आप लोगों को देखने को मिलेगी ये ओनली सोलर एनर्जी से निकल कर आ रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जितने भी यहां पर ये जॉब क्रिएट हुई है, वो सबसे ज्यादा आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को, सॉरी चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना के बाद में यूएसए, इंडिया, ब्राजील, ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो डायरेक्टली जॉब मिली है इंडिया के अंदर में, 70 से 80 हजार लोगों को इंडिया के अंदर में डायरेक्टली आप लोगों को जॉब देखने को यहां पर मिलेगी, ठीक है। जिसमें अगर बात करें, इसी के साथ में फिर कीनिया, नाइजीरिया और युगांडा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताई कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, वो डेटा थोड़ा सा यहां पर सोचने वाला है। जो लड़कियों को जो यहां पर जॉब मिली है इंडिया के अंदर में, वो ओनली 21% है। बाकी की जो जॉब यहां पर मिली है 79% वो लड़कों को मिली है। अगर सबसे अच्छा जो वुमेन का शेयर देखने को मिलेगा, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कीनिया के अंदर में। कीनिया के अंदर में सबसे ज्यादा लड़कियों को जो मिली है, और वो मिली है 41% के करीब, ठीक है। इसी के साथ में इथोपिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इथोपिया में यहां पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 37% के करीब यहां पर। और नाइजीरिया में यहां पर लगभग 28% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली जो जॉब मिली है वो मिली है लड़कियों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। 30 यहां पर डेटा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आना इसको, ये सारा सारा डेटा जो है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी बातें आप लोग हैं, तो सारा डेटा आप लोगों के सामने यहां पर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसके बारे में। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो सारे डाउट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल लड़का और लड़की में एक जेंडर डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन यहां पर यह है कि सबसे पहले एक डिसेंट जॉब मिल रही है, पर लेकिन इसकी वजह से जो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जो भी यहां पर वर्कर इसके अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, कल को डेथ हो गई इंस्टॉल करते करते, कोई दिक्कत होगी, उसका ध्यान कौन रखेगा, तो उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो यहां पर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए कि हाँ कल को ऐसी दिक्कत हो रही है तो भाई साहब देखो यार इनका। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर जो डिसेंट जॉब नहीं रहती है, अगर बात करें जैसे ऑफिस की जॉब होती है, एक डिसेंट जॉब होती है। अगर यहां पर अगर किसी को इंस्टॉल करना है, तो ये थोड़ा सा इंसान जो है एक मैकेनिकल टाइप की जॉब यहां पर देखने को मिलती है। खासकर लड़कियां जो है वो आप लोगों को इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आती है, तो ये इशू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो एक अच्छी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ये तो मैंने आर्टिकल आप लोगों को कवर करा दिया। अब यहां पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी।
आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जब बनाई गई थी तो जर्मनी के अंदर बनाई गई थी 2009 में, पर हेडक्वार्टर आप लोगों का इसका अबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? ये होगा यूएई के अंदर में। जब जूम करोगे आप लोग यहां पर, तो यहां पर देखिए ये हो गया यूएई, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसकी कैपिटल है अबू धाबी। याद रखिएगा, कई सारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक सेकंड। अबू धाबी कैपिटल, दुबई कैपिटल नहीं है। फेमस दुबई है, अबू धाबी फेमस नहीं है इतना जितना दुबई फेमस है, पर लेकिन कैपिटल इसकी अबू धाबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे लेकर चलना है इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप कंट्री के अंदर में, उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जो यहां पर मिलकर काम कर रही थी, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो गई। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है वो किस किस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट दोनों जो है वो यहां पर इंटरनेशनल जो लेबर जो यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है कंप्लीट। ये लीग ऑफ नेशन जब पहली बार बना था, अभी आप लोगों को यूएन देखने को मिलता है ना, ये यूएन नहीं है, इससे पहले लीग ऑफ नेशन देखने को मिलता था, अभी यूएन आप लोगों के सामने है। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था ना पहला, उस टाइम पर यहां पर ये चीजें बनी थी, ठीक है। तो यहां पर ये 1919 में यहां पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साई आप लोगों को देखने को मिली, इसके थ्रू इसको बनाया गया था। और 1946 में यहां पर ये फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी निकल कर आई। इसने इतना अच्छा काम किया भाई साहब, 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज तक मिल गया। ये अकेली ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूएन की, जिसमें तीनों यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट, जो काम करने वाले और काम देने वाले, तो सारे यहां पर एक साथ में काम करते हैं। यानी कि जॉब जो मिलती है वो एक, इसको मतलब ये काउंट करती है। सरकार भी होती है इसमें, सरकार के साथ में यहां पर वो होता है जो कि जॉब देने वाला है और जो जॉब करने वाला है, तो तीनों को एक जगह इकट्ठा लेकर आती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा वर्कर्स के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और जनेवा में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनसे अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए यहां पर मैंने डाल दी है, इनको भी आप लोग देख लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पर एक तरीके से राइट टू वर्क को मेंटेन रखना, डिसेंट एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और यहां पर सोशल डायलॉग भी यहां पर होना चाहिए। तो उसके ऊपर यहां पर ये एक तरीके से काम करते हैं। और आईएलओ के 8 कोर जो कन्वेंशन है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया फोर्स लेबर को मना करता है। यहां पर ये बच्चों के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी यहां पर कि बच्चे यहां पर बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो चाइल्ड को लेकर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इसी के साथ में राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव जो बार्गेनिंग कन्वेंशन था, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन यानी कि महिलाओं को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मर्दों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो फोर्स लेबर भी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज के बारे में बात की जा रही है। तो ये 8 कोर सेक्टर आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं, कन्वेंशन बोल सकते हैं, जो कि इंसानों को एक सही तरीके का काम मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है यार। देखिए, बनाने वाले तो बनाकर चले गए, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर निकल कर आती है, जिसके ऊपर काम करने के लिए यहां पर बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी जरूरी है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज जो है, पीस प्राइज कब मिला था, ये आप लोग बताइए। अभी डिस्कस किया 1968, 1969, 1970 या 1971। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यहाँ पर स्टेब्लिश जो बेसिकली यहाँ पर इसी के साथ में स्टेब्लिश की गई थी जो ट्रीटी ऑफ वार्साई है उसके थ्रू 1919 में। और स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यहाँ पर यूएन के अंदर में 1946 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये आई। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये आप लोगों के सामने सही आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बाकी आप लोगों के सामने हो गया कि नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला है। ये क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख ही सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो अच्छे से अटेम्प्ट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो माइंड में। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बात कर रहा है आईएलओ कन्वेंशन के बारे में। और यहाँ पर इसके जो पर्टिकुलर ये एक इसके जो टारगेट है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। क्या क्या है यहाँ पर? C98 इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन। इसका तो मुझे कंफर्म है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 100 है। और मैंने इसको जब याद किया था मैंने कहा इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब 50-50 होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। बाकी C11, C11, 111, 111, C138 और C182, ठीक है।
तो ये सारे के सारे सही गलत आप लोगों को बताना है। ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। फिर से बोल रहा हूँ यार, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मेहनत लगती है। कम से कम उसको अटेम्प्ट करने की तो आप लोग थोड़ी सी जद्दोजहद उठाया करो, वरना क्या फायदा इन क्वेश्चनों को क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आंसर बताना, उसके बाद में आंसर देखना। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर यहां पर सी सही है, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों के सामने, 100 वाला कम से कम याद रखिएगा, भूलोगे नहीं। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन है 1951 का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर 2016 में यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि आर्टिकल 50, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आर्टिकल 50 जो है संविधान का अनुच्छेद जो 50 है, वो किसके बारे में आप लोगों से बातें करता है? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जो कि आप लोग जो है इसका आंसर आई होप कि सही तरीके से इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, और फीडबैक जरूर देना यार। फीडबैक जैसे भी आप लोगों को लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से बता दीजिए, लाइक या डिसलाइक कर। अरे हाँ, फीडबैक से एक चीज याद आई। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पापा जो है वीडियो सुन रहे थे, और वीडियो सुनकर जो है मतलब वीडियो चलाते चलाते जो है सो गए। और मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, कई दिन हो गए, मैंने देखा वीडियो चलाते हैं और सो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उनके द्वारा बड़ी ही प्यारा सा रिप्लाई किया गया। वो कह रहे हैं कि देखो यार, मैं बेसिकली वीडियो तो मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझे सुनना है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेसिकली बैलेंस डाइट, मतलब वो भी बोल रहे हैं बैलेंस डाइट, कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बैलेंस डाइट है, तो सर जो है उसका कुछ भी तुमसे जो है फीस नहीं लेते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम इसको चला के छोड़ दूँ, तो इससे जो है सर को थोड़ा सा फायदा हो जाए। कितने क्यूट है ना अंकल जी। और ऐसा नहीं, मतलब खुद भी चलाते हैं और मम्मी को भी बोलते हैं कि लेक्चर को चला के छोड़ देना, क्योंकि कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि पापा मानते हैं कि फ्री में एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो वैसे तो वो कुछ बताते नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बस ये करते हैं। तो यार ये देखो, ये प्यार होता है। मैंने किसी को बोला थोड़ी ना कि आप लोग अलग अलग मोबाइल में चला के रख दो इस तरीके से। एक बच्चा बोला है सर मैं मम्मी के मोबाइल से भी आपकी वीडियो लाइक करता हूँ। ये एक तरीके से प्यार ही तो है। अगर आप लोग इसको देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं फोर्स कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं लेक्चर नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल लेक्चर को बंद कर दूंगा। ये आउट ऑफ द वे जाकर जब लोग हेल्प करते हैं किसी की, तो ये वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब ऐसा प्यार जब आप लोग दिखाते हैं यार, तो मतलब एक अलग ही लेवल का मजा आता है। तो इसलिए बोलता हूँ ये एक कनेक्शन होता है जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है, जब दिल से इंसान जो है किसी के साथ में दिल से कनेक्ट होता है। और हाँ, दिल से दिल की बात आई, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट को हर्ट देता हूँ, तो वो हर्ट जो है वो हट जाता है जब आप लोग उसको एडिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि जिस कमेंट को हर्ट दिया गया वो कमेंट आप लोगों ने चेंज कर दिया, इसलिए वो हर्ट हट गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेली मेरा हर्ट हटा देते हो आप। मैं आप लोगों का हर्ट हटा के कहाँ जाऊँगा यार, मैं हर्ट नहीं हटाता हूँ। उस कमेंट को एडिट कर देते हो तो हर्ट हट जाता है। अगर आप लोग कोई कमेंट कर देते हो, उसको हर्ट दे दिया है, तो फिर उसके नीचे दूसरा कमेंट कर दिया करो, उसको एडिट मत किया करो। एडिट करते ही वो हर्ट हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो एडिट करते हैं उसकी वजह से वो हर्ट हटता है। ठीक है, तो छोटी सी एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें कई सारे बच्चे जो मेल कर रहे हैं इसके लिए, सर 2 दिन से मेरा हर्ट गायब हो जा रहा है। तो यार वो हर्ट गायब नहीं हो रहा है, एडिट करने की वजह से वो दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली फीडबैक जरूर दे दिया करो। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हर तरीके से आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो काफ़ी शानदार आर्टिकल था यार, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे जा चुके हैं। ये वाला मैंने बताया भी था आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आंसर राइटिंग का तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करो कि मजा आ जाए तैयारी करने में। ओके दोस्तों, इस दुनिया में जब जब कोई ऐसा आविष्कार हुआ है जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया, वो एक ऐसा आविष्कार होता है कि कहीं ना कहीं उसको आने वाली सदियां याद रखती हैं। आप लोग खुद सोचो, जब पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ होगा, उससे पहले जिंदगी कितनी टफ रही होगी। कि जिंदगी एक तरीके से पहिया से पहले लोग चीज़ों को घसीट कर ले जाते होंगे, और फिर उसके बाद में जब पहली बार कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, तो कितनी आसान हो गई ज़िंदगी। आज के दिन में लोग जो हैं, जो अपना बैग लेकर चलते हैं, उसमें भी आप लोग ट्रॉली, मतलब एक तरीके से उसमें पहिया लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो आविष्कार होते हैं उसको अगर सही डायरेक्शन में लेकर चला जाए तो हमेशा लोगों की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन अगर उस आविष्कार को लेकर लोग अतकी मचा दें कि भाई साहब इतना कुछ कर डाले उसमें कि बस यही है जो कुछ है, बस उसमें इतना घुस जाएं, एक तरीके से कहीं ना कहीं हर गली नुक्कड़ चौराहे पर एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले उसके बारे में, तो नहीं कहते कि अति किसी चीज़ की भी नुकसान पहुंचा देती है।
पहली बार जब पॉलीथीन का आविष्कार किया गया तो भाई साहब लोग क्या चीज़ बना दी, कितनी सस्ती, ना तो गलती है भाई साहब, कितने दिनों तक पानी के अंदर डाल के रख लो ठीक है, सस्ती इतनी है जिसकी कुछ हद नहीं है, आप लोग कितनी बार धो धोकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, रीयूजेबल भी है। ऐसा आइटम बना दिया, क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दी। वही पॉलीथीन आज के डेट में गले की फांस बनी बैठी है। सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है सोलर पैनल के बारे में। आज के डेट में हम लोग बोल रहे हैं कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, शानदार तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग बनाते हैं और उसको बहुत ही मस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन जब उसका वेस्ट निकल कर सामने आता है तो वो इंसानों को डराने वाला है। आज के डेट में इतने बड़े बड़े एक तरीके से एरिया जो हैं सोलर पैनल के आज के में देखने को मिल रहे हैं जहां पर बहुत सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। तो इसको कैसे मैनेज करना है? तो सही बात यह कि मास्क लगाने के लिए बोला तो गया कोविड-19 के टाइम पर जो मास्क का वेस्टेज जनरेट हो गया वो एक तरीके से लोगों के लिए चिंता का रीजन बन गया था कि मास्क के एक तरीके से टिल्ले लगे हुए दिखने लगे कि जहां जहां देखो मास्क पड़े हुए हैं, मास्क पड़े हुए हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना है? तो असली इंसान वो होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब बनाए उसके साथ में सॉल्यूशन भी ढूंढ ले कि भाई साहब इसको कैसे मैनेज करना है। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर बात चल रही है। सोलर पैनल एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग अभी घुसे हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो फोकस ये किया जा रहा है कि कैसे मैनेज करना है, कल को इसका वेस्ट अगर निकल कर आता है तो, पर लेकिन अब तक उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला गया डिस्पाइट द एफर्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी मेकर टू ये ट्रांजिशन टू ए सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट होता है उसको भी फिर से यूज कर उसको एक प्रोडक्ट में इस्तेमाल करो। अगर बात करें लैक ऑफ क्लैरिटी देखने को मिल रही है वेस्ट मैनेजमेंट में जब सोलर की फोटोवोल्टिक हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसी इंडस्ट्री है, हर तीसरा इंसान आज के दिन में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब इसमें ना तो आप लोगों को बाहर से कुछ खरीद कर लेकर आना है, लोगों से मिट्टी का तेल, क्रूड ऑयल, फ्रांडिम का ना, सारी चीज़ें अपने आप से आप लोग यहाँ पर एक बार लगा लिए और मजे से इस्तेमाल करो। पर लेकिन दिक्कत क्या है? ये पैनल जो है ना, इन पैनल को आज भी हम लोग सिस्टमेटिक वे में अपने देश में उस लेवल पर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कर सके। इनको आज के डेट में भी हम लोग जो हैं बाहर से परचेज कर रहे हैं और चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब बना हुआ है इसका। तो सोचो जब ये हमारे देश में चीज़ें आ रही हैं, हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इनका वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको मैनेज करना जान ही नहीं रहे, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी भी नहीं है, तो कितनी ज़्यादा खस्ता हालत हो सकती है। पता चला कुछ और 20 साल बाद में जैसे पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, पता चला कि सोलर पैनल के ऊपर बैन लगाया जा रहा है कि भाई साहब इतना अति हो चुकी है, इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो चुका है, इनकी वजह से बड़े बड़े पर्वत तैयार हो गए जिसमें सोलर पैनल पड़े मिल रहे हैं बस आप लोगों को। तो ये जरूरी है, इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ की अति जो है ना वो इंसान को हमेशा क्षति पहुंचाती है। तो अति का मतलब ही क्षति है। तो अगर आप लोग किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो चीज़ इतनी हावी हो जाएगी कि ये दिखने लगेगा कि यार कहाँ आकर फंस गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको आप लोग बोल सकते हैं फोटो वेस्ट। ये एक तरीके से फोटोवोल्टिक वेस्ट, ये एक तरीका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना हजार्स होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर सोलर पैनल उस कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो फोटोवोल्टिक सेल ये होती हैं, बेसिकली जो पैनल बनाए जाते हैं, इसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है। टॉक्सिक मटेरियल जैसे इसके अंदर में आप लोगों को लेड देखने को मिलेगा, शीशा, इन्वायरमेंट को बहुत ही लार्ज स्केल पर पोल्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो इसका फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है ये एक तरीके से स्क्रैप के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं, कई बार इसको एक तरीके से यूज करते हैं। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये बात की जा रही है कि 4 से 5 फोल्ड ही है, नेक्स्ट डेकेड में बढ़ जाएगा। इनके जितना है अभी आने वाले एक दशक के अंदर में ये इसका 5 से 10 गुना होने वाला है। तो अगर आज ही हम लोग इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसको आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं। आज एक वीडियो आई आप लोगों के सामने करंट अफेयर की, आप लोगों ने वो वीडियो देख ली। कल एक वीडियो आई आप लोगों के सामने, कल वो वीडियो आप लोगों ने देख ली। परसों थे भाई साहब आप लोग बिजी, परसों कुछ दिक्कत हो गई, आपका मूड सही नहीं था या फिर मूवी देखने निकल गए, परसों की वीडियो आप लोग नहीं देख पाए। तरसों की बात करें, फिर आप लोगों ने एक वीडियो आधी देखी, आधी छोड़ दी। उसके नेक्स्ट डे वाली फिर आप लोग नहीं देख पाए, फिर कोई आप लोग का एग्जाम था, कुछ भी था, आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए। इसी के साथ में फिर आगे चले, फिर आप लोगों ने वीडियो देख ली, फिर नहीं देख पाए। अब सोचो ऐसे ऐसे करके आप लोग कितनी वीडियो छोड़ते जा रहे हो। ये जो वीडियो आप लोग छोड़ते जा रहे हो, एक तरीके से 15-20 दिन के अंदर में आप लोगों को दिखने लगेगा यार ये तो सर पे बवाल आ गया, इसको कैसे टैकल करना है। वो वाली सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर आकर डल जाओगे। तो जब तक आप लोग अपनी चीज़ों को पंक्चुअल तरीके से लेकर नहीं चलोगे, रेगुलर तरीके से लेकर आप लोग उसको ख़त्म नहीं करोगे, तो आप लोग अगर अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो आप लोग खुद ही अपने आप को बर्डन लगने लगोगे। आप लोगों को ये लगने लगेगा कि अब रहने देते हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये
बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में इतने सारे मेल आते हैं, तो 99% लोग यही सोचते हैं कि यार तैयारी नहीं है, अब की बार छोड़ देते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, अगली साल भी फिर यही सोचोगे आप लोग बैठकर। क्यों? क्योंकि मैं इस एज से निकल कर आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग अगर पूरे साल पढ़ रहे हो, जैसे तैसे पढ़ रहे हो, ये आखिरी के टाइम पर अगर छोड़कर भाग रहे हो, ये आप लोगों की हमेशा नुकसान पहुंचाने वाली टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप को थामना है और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से इन्हेंस करना है और अच्छे से इंप्रूव करना है, अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, अगर रियलिटी में चाहते हो कि चीज़ों का सोल्यूशन निकले। यानी कि अगर आप लोग अपने दिमाग को समझ रहे हो कि आप लोगों का दिमाग आप लोगों के साथ में खेल रहा है, तो आप लोग इस गेम को बदल सकते हो। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी कि इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है और कैसे आगे चीज़ें बढ़ने वाली है। तो स्टेटस क्या है सोलर जो फोटोवोल्टिक हमारे देश के अंदर में, अगर इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तो ये भी आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। ग्लोबली इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपमेंट करने वाला देश बना हुआ है आज के डेट में। इंडिया के अंदर में अगर बात करें इंस्टॉलेशन के बारे में, आप लोग खुद सोचो, इसके बारे में एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कि इसकी वजह से कितनी जॉब जो है वो हम लोग जनरेट कर पाए हैं। एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जिससे चलते आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है कितने लार्ज स्केल पर लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि आज के डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आप लोगों को अपने घर में जो है सोलर पैनल लगाना है, तो किसी कंपनी से लेकर आ रहे होंगे, वो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया होगा, कोई उसको सड़क में अगर उसको बात करें किसी टेम्पो में या कहीं रिक्शा पर लेकर आ रहा होगा, उसको भी जॉब मिलेगी। आप लोग के घर में कोई आकर उसको इंस्टॉल कर रहा होगा, उसको जॉब मिलेगी। उसकी सर्विस कोई प्रोवाइड करा रहा होगा, उसको जॉब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सेक्टर हो चुका है जिसके ऊपर एक स्टडी की गई और बताया गया कितनी सारी जॉब यहाँ पर ये जनरेट कर चुके हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हैं। और इंडिया जो है उसके अंदर में वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा 2050 तक का। तो ये अभी डेटा सामने निकल कर आ रहा है। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन CSI टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, वो डोमिनेटेड है। और जो टिपिकल PV पैनल होते हैं वो इसके द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में CSI यानी कि जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिलिकॉन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कैडमियम यहाँ पर टेलुराइड जो है उसकी थिन फिल्म लगती है यहाँ पर लगभग 7% की, यानी कि 93% जो है इसमें सिलिकॉन लगा होता है। तो ये एक तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा कि मैक्सिमम अगर बात करें फोटोवोल्टिक सेल जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उस वेस्ट को मैनेज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर उस वेस्ट को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे गले की फांस बन जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें स्टार्ट तो की थी पर लेकिन अब हम लोग वेस्ट ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग को कैसे वेस्ट जनरेट करना है, और उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर स्टेटस के बारे में आप लोग बात करेंगे, अभी 2016 में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला कि इंडिया जो है कुड जनरेट ये 50,000 to 3,25,000 टन ये फोटोवोल्टिक वेस्ट 2030, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये मोर देन 4 मिलियन टन बाय 2050। ये बेसिकली आप लोग बोलते हैं 2016 में बातें बोल दी गई थी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और ये तो हमारे देश की प्रॉब्लम है। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीका वेस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, सोचो और भी कितने सारे देश होंगे जहां पर इसको बहुत ही तगड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो टॉप प्रोड्यूसर और टॉप यूजर है भी नहीं अभी, आप लोग उनके बारे में सोचो जो टॉप प्रोड्यूसर भी हैं और टॉप यूजर भी हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं इस वेस्ट को क्या रिसाइकल किया जा सकता है। तो फोटोवोल्टिक जो पैनल है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करें, कुछ पोर्शन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, स्क्रैप में सोल्ड किया जा सकता है उसको, और रिसाइकल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो ई वेस्ट पॉलिसी रूल है उसके हिसाब से। अगर आप लोग बात करेंगे 50% जो टोटल मटेरियल है उसको रिकवर्ड किया जा सकता है। ओनली अबाउट 20% वेस्ट जो है वो इस जनरल आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेस्ट जो है वो ट्रीट किया जा सकता है इनफॉर्मली, यानी कि आप लोग खुद देखिए आज के डेट में एक गाड़ी है वो बेकार हो चुकी है, उसका टायर निकाला जा सकता है, उसके रिम निकाले जा सकते हैं, हैंडल निकाला जा सकता है, ऊपर की स्टील निकाली जा सकती है, सब चीज़ें निकालकर उसका अलग अलग तरीके से उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको हैंडल किया जाए। तो आज की डेट में इनफॉर्मल हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है कि तोड़ के फेंक देते हैं, वो कोई ना कोई कचरे में से उठा के ले जा रहा है वो सारी चीज़ें। तो प्रॉपर वे में होना चाहिए। कई बार लैंड फिलिंग होती है, पोल्यूशन होता है सराउंडिंग में, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है।
तो आप लोग अगर, एक तो होता है कि एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं उसके थ्रू हैंडल करो, और एक होता है कि अपने आप ही हैंडल हो रहा है यार, एक कहीं पे कचरा ले जाके फेंक दिया, वहां पे वेस्ट वाले जो है उसको उठा के ले गए, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। ये सही सटीक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया इनफॉर्मल हैंडलिंग जो है, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं कर रहा है, जब ठीक है कोई आया उठाकर ले गया। तो यहाँ पर इनफॉर्मल हैंडलिंग जो है वो ग्रोइंग होती जा रही है। ओनली 20% जो है वो जनरल तरीके से हैंडल किया जाता है, इनफॉर्मली सारा, यानी कि 80% जो है वो बस ऐसा है कि चल रहा है जैसे तैसे होकर, ठीक है। जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको लैंड में फिल करने की कोशिश की जाती है, गड्ढा खोदा वहां पर दाब दिया। कब तक भाई साहब? वो तो बेसिकली उसके अंदर में सीसा है, कैडमियम है, वो तो बर्बाद कर देगा आसपास वाले एरिया में, पानी में चला गया अगर वो, तो कितनी सारी चीज़ें बर्बाद होती है आप लोगों को मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हो जाएंगी। तीसरे नंबर की बात करें तो पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे मैंने बोला इसके अंदर में टॉक्सिक पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ये साइनाइड, ये सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे जो कि इसके अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो खतरनाक चीज़ यहाँ पर क्रिएट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में इग्नोरेंस, अगर हम लोग इन पर और ज़्यादा इग्नोरेंस करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल कैसे होना है हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। सप्लाई चेन कैसे होनी चाहिए, प्रोड्यूसर या ओनर या फिर कंज्यूमर, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप लोगों ने पॉलिथीन के मामले में आप लोग पॉलिथीन वाली बातें समझ लो। पॉलिथीन में क्या किया गया है, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है, यानी कि एक तरीके से प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ओनर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है। आज की डेट में बात करें, ये एक स्मॉल मार्केट है जिसमें रीयूज साइकिल के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, रेगुलेट करने वाला ही नहीं, घर में कोई मुखिया ही नहीं है भाई साहब, अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जैसे जैसे चली जा रही हैं, मजे में चल रही हैं सब चीज़ें। जब तक घर में कोई मुखिया नहीं होगा वो घर जो है सही तरीके से नहीं चलेगा, वो घर का पनपेगा ही नहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो घर का मुखिया बहुत ज़्यादा जरूरी है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसीलिए अक्सर देखा होगा जिस घर में मुखिया होता है तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, तो इसलिए घर का मुखिया बनाना जरूरी है। तो क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं? इनिशिएटिव हैं, जैसे आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी लाकर प्लास्टिक जो पैकेजिंग वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लेकर आए जा रहे हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेकर आए गए, यूपीएससी ने क्वेश्चन तक पूछा था यहाँ से। ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लेकर आए, सेंटर पोल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी है यहाँ पर, तो है हमारे देश में चीजें, पर वही बातें हैं, किताबें हैं आपके पास में पर आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। आप लोगों के पास में है जज्बा, पहले आप लोगों ने रिजल्ट दिए हैं पर लेकिन अब आलस आ रहा है, पढ़ ही नहीं रहे हैं उस चीज को। तो चीजें होना और चीजों का इस्तेमाल होना दोनों अलग अलग चीजें। मोबाइल है मेरे पास में, मैं उस मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ शानदार तरीके से लेक्चर देखने में, अपना अलग अलग मेरे मोबाइल में वही एप्लीकेशन है जिसमें मैं बेसिकली पढ़ाई की बातें करता हूँ, हम गेम वगैरह खेलते ही नहीं है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिस दिन से SLV एप्लीकेशन आया उस दिन से अच्छा लगता है फ़ोन में। मैंने कहा अच्छा जी आप लोग ना कई बार इतने क्यूट कमेंट करते हो, मतलब नहीं दिल टच करने वाला। कह रहा है कि सर इसी की कमी थी प्ले स्टोर के ऊपर, जब से SLV सर्च करता हूँ प्ले स्टोर पर आता है तो दिल खुश होता है कि हाँ अपना भी कुछ है प्ले स्टोर के ऊपर। यही यार एक ऐसी चीज़ है मतलब जो दिल को छू के निकल जाती है, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं। बात करें आगे यहाँ पर, अगर बात की जाए, अच्छा किस किस ने, आपने सबने क्या स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है? डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसको डाउनलोड करिए, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जो चीज़ें उसके ऊपर आप लोगों को मिलने वाली हैं, ठीक है। अदर कंट्री कौन सी है जो इसको लेकर चल रही है? यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी देख रही है कि कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, इलेक्ट्रिक वेस्ट उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है। USA मैन्युफैक्चरिंग जो जापान है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो बड़े बड़े यूजर हैं आज की डेट में वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कैसे इनको रिसाइकिल करना है, कैसे इनको आज की डेट में इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, और इसके ऊपर अलग अलग से काम किया जा रहा है। तो अगर वो देश काम कर रहे हैं तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको पीछे नहीं रहना है, हमको भी इसके ऊपर काम करना है। और उसी की वजह से मैं आप लोगों से इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। क्वेश्चन बन सकता है और बन भी रहे हैं, इसलिए कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कितना है यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए। ये यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब करना है बेनिफिट ऑफ द ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इन द कॉन्ट्रास्ट टू द, ये आप लोग याद रखिएगा, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। क्योंकि बात क्या करते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है उससे क्या चीजें हम लोग लेकर चलते हैं। MSP का प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लोग बोलते हो।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से पंजाब वाले रीजन में जहां पर पानी कम है वहां पर भी आज के दिन में चावल उगाए जा रहे हैं और बोल बोलकर साइंटिस्ट थक चुके हैं। पर लेकिन क्यों, आप लोग खुद एमएसपी दे रहे हो तो लोग तो उसी को उगाएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, बहुत सारे इनिशिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर खूब सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट आज की डेट में, पर लेकिन पता चला कल को यही इशू बन के सामने आ गया। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कहां पर जाकर आप लोगों को कितना सपोर्ट करना है, ताकि जनता उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करती रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से ऑलरेडी आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। बात की जा रही है इसी के बारे में, सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में, कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द सिलिकॉन जो वेफर यूज्ड फोटोवोल्टिक यूनिट होती है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को। सोलर पावर टैरिफ जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं सोलर एनर्जी कंजप्शन जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नाइट टू? क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आज की डेट में ग्रोइंग इनफॉर्मल हैंडलिंग, यानी कि इनफॉर्मल हैंडल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं इसमें। स्मॉल मार्केट जो है जिसको रीपर्पज किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल, सॉरी कई बार ना जैसे ना सुबह से कुछ खाते नहीं बैठे रहते हैं कई घंटों तक, तो उसकी वजह से क्यों नहीं कई वो खाली खाली पेट वाली डकार आती है तो वही चीज़ें हो जाती हैं। 3-4 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। कोई नहीं, मैनेज कर लिया करो कभी कभी ये छोटी छोटी सी हरकतें एब्सेंस होता है यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी का, वो भी दिक्कत है, और इग्नोरेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट डिस्पोजल प्रैक्टिस। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। एक और क्वेश्चन है छोटी सी, आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर करा देगी। इंडिया जो है वो आज के डेट में वर्ल्ड 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टिक जो है डिप्लॉयमेंट कर रहा है, और इंडिया जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, बिकम द वन ऑफ द टॉप 5 जो आज के डेट में फोटोवोल्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप लोगों की कि आसानी से फिर आप लोग भूलोगे नहीं। एक और क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ई वेस्ट जनरेट किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है सोलर पैनल और इसी के साथ में फोटोवोल्टिक जो है डिवाइस के थ्रू। फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है वो सोल्ड किया जाता है एज स्क्रैप इन इंडिया, और ये इंक्रीज किया जा सकता है आने वाले टाइम में 4 से 5 गुना नेक्स्ट 2 डिकेड में। और बात की जा रही है कि ये टॉक्सिक मटेरियल लाइक लेड इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार तसल्ली में आंसर दे लो, फिर आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर क्या है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो आंसर है यहाँ पर, एक सेकेंड, आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि 1 और 3। ये क्यों गलत है? क्योंकि मैंने 1 डिकेड बोला था, आप लोगों को याद होगा, नेक्स्ट डिकेड में, ना कि 20 सालों में। डेकेड कितने होते हैं? डेकेड में 10 साल होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो पूछा आप लोगों से, ग्लोबली क्या क्या कंडीशन यहाँ पर चल रही है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आप लोगों से पूछ जाए तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वन ऑफ द टॉप 5 लीडिंग प्रोड्यूसर, वेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पर 2030 तक का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। ये कब तक है यहाँ पर? ये 2050 तक का है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 20 साल बाद हम लोग टॉप 5 में आएंगे, ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पर अभी से पहुंच गए। तो ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर ए हो गया। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। और ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है डी, यानी कि कोई सी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि 3rd बोला गया है। अभी तो हम लोग जैसे तैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया अभी कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और ये सोलर एनर्जी कंजप्शन जो है ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक अलग से भी एग्जाम में पूछ लिया गया था अभी। इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो चीज़ों को हैंडल करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तसल्ली में तैयार करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। पूरा इशू क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर इनिशिएटिव भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इससे आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो तसल्ली में इंटरव्यू के अंदर भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, तो इसको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लेकर आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो कैसा लगा टॉपिक, सही से बताना। क्या कोई डाउट है तो उसको दूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आए हो तो डाउट छोड़ के जाना, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है। आर्टिकल 1 सेकंड लगती है, बता सकते हैं लाइक या डिसलाइक कर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज की डेट में सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और फिर बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है। तो नोटिफिकेशन तभी आएगा ना जब सब्सक्राइब करोगे यार। तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे आप तक, ठीक है।
आगे बात करते हैं स्टेट न्यूज के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा बात की जा रही है आपदा राहत कोष के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या देखने को मिल रही है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आसपास वाले एरिया में एक नेक्स्ट लेवल की आपदा देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। तो यहाँ पर जरूरी है कि कहीं ना कहीं ऐसे सबको सपोर्ट करना चाहिए मिलकर यहाँ पर, ठीक है। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बेसिकली आपदा राहत कोष 2023 जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो यहाँ पर डोनेट कर सके। तो आपदा राहत कोष किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, उनके जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है सुक्खू, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ में ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक आसानी से आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नहीं एप्लीकेशन पे अगर आप लोगों को पेमेंट करना होता है तो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं कि यूपीआई और ये पेटीएम और वो सब चीजें, तो यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। पर लेकिन मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं चीजें कि ऐसा तो नहीं है यार हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये चीजें हो रही है, ऐसा तो नहीं है हमारे देश में पहली बार बाढ़ आ रही है। मतलब ये उस चीज के ऊपर काम न कर इनके सोल्यूशन न ढूंढकर बस उठाकर फिर यहाँ पर डोनेशन का ही सेंटर खोल देते हैं कि भाई डोनेट कर दो। डोनेट करना चाहिए, जरूरी है यार, क्योंकि मिलकर सबकी प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना जरूरी है, इतनी बुरी कंडीशन बन जाती है। पर लेकिन इनका सोल्यूशन के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता है, ऐसे कंस्ट्रक्शन को क्यों नहीं रोका जाता है जो इतने फर्जाइल एरिया में है जहां पर लोगों की जान तक जाती है। आखिर आंखें तब क्यों खुलती है जब कोई डिजास्टर हो जाता है। तो ये चीज मुझे हमेशा अंदर से इरिटेट करती है यार, आखिर इसको सुधारते क्यों नहीं है लोग, बाद में आकर फिर बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। एक बार स्टार्टिंग में बैठ के इसके ऊपर काम किया जाए तो सोल्यूशन निकले बहुत अच्छे से। आप लोग ही क्या राय बताना। नेशनल लेवल की न्यूज पर बात की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा एक नया पैनल बनाया गया है, नेशनल स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेटा को एनालिसिस करेगा, हमारे देश में कहाँ बारिश क्या क्या हो रही है, आप लोगों ने देखा उसका डेटा कोई ना कोई इकट्ठा करता है, कहाँ पर गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई है, कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो सरकार के पास में डेटा जितना अच्छा होता है उतनी सटीक वो पॉलिसी बनाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है एक इंटरनल ओवरसाइटिंग मैकेनिज्म जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली ऑफिशियल डेटा जो कि रिप्लेस करेगा किसको, ये रिप्लेस करेगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक जो स्टैटिक्स है SCO को, और ये ब्रॉडर मैंडेट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। तो 10 मेंबर हैं इसमें, और जो यहाँ पर नाम याद रखिएगा ये है बेसिकली प्रणब सेन, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये फॉर्मर नेशनल स्टैटिकल कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर ये इस कमेटी को हेड करने वाले हैं। तो डेटा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, तो इसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। साइंस से रिलेटेड खासकर बात की जा रही है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हमारे देश से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है, हम लोग इराक के अंदर में जाकर हाइड्रोकार्बन से मेथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, ये सारी आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, एल्काइंस हो गए, ठीक है। ये सारी आप लोग बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इंडिया जो है रिज्यूम कर रहा है अपना प्रोग्राम जो उसने पहले रोक दिया था इराक के अंदर में। इराक के अंदर में हमारे देश की ONGC वेदास लिमिटेड ये बेसिकली एक्सप्लोर करी थी, फिर आगे चलकर रोक दिया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम रही पास्ट में, अभी फिर से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर LNG तक निकाली जाएगी जो कि हमारे देश के लिए काफी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में खासकर। और इराक सेकंड लार्जेस्ट है, यहाँ जो इराक है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू द इंडिया। देखो ये हुआ करते थे चीजें, पर लेकिन यूएसए ने ना सबके पैटर्न चेंज कर डाले अपनी बेसिकली दादागिरी के चलते, कहीं सैंक्शन लगा, कहीं कुछ चाहता मेरे हिसाब से चले। यूएसए वो भाई साहब पापा है जो चाहते ही नहीं कि जो उनके सामने कोई और आकर खड़ा हो सके, उन्हें जायदाद पकड़ के बैठा हुआ है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को बच्चे बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पापा, मैं क्या कह रहा है, मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करो, कह रहा मेरे पापा इतने खड़ूस हैं, मैं उनसे 5,000 रुपये मांगता हूँ तो मुझे 500 रुपये देते हैं, सर कहाँ से रेस्पेक्ट लाऊं मैं निकाल के यार किल्लत में जिंदगी जी है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि माँ बाप किस हद तक जाकर बच्चों के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी मत बोला करो। इकोनॉमी के बारे में बात करें, हाँ ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन केस नहीं होते हैं कुछ, जैसे कि किसी को दारू पीने की लत लगी, वो हरकतें करेगा इंसान, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई से निकाल कर वो ऐसी हरकतें करेगा। कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो खासकर मेल करती हैं कि सर फादर साहब ऐसे कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बेसिकली पैसे नहीं दे रहे, दारू सट्टेबाजी में उड़ा रहे हैं। तो ऐसी भी हरकतें हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी हरकतें नहीं है, हर टाइप के प्राणी देखने को मिलते हैं धरती पर, इसीलिए तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर सब पाए जाते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है बैंक ऑफ इजराइल को अभी ज्वाइन कर लिया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। देखो क्रेडिट क्या होता है, वो होता है उधारी, आप लोग उधारी लेते हैं, ठीक है, फिर उसको पे करते हैं। तो ये जो क्रेडिट होता है यहाँ पर, क्रेडिट ये इतनी एक तरीके से अच्छी चीज होती है क्योंकि इमरजेंसी में काम भी आती है इंसान को, और अगर क्रेडिट का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही बर्बाद भी करती है। तो इसमें यहाँ पर इजराइल को अभी इंक्लूड किया गया, अप्रूवल किया गया था 2022 में, बिल्कुल ऐसी है जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी नया मेंबर कौन सा जुड़ा है, ठीक है, तो ईरान जुड़ा है। हम लोग किस ईयर में ज्वाइन किए थे पाकिस्तान के साथ में, वो आप लोगों को बताना है।
तो वर्ल्ड बैंक का एक टूल है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बेसिकली अप्रूव किया अभी इसराइल को इसका मेंबर बनने के लिए। तो ये अच्छा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर डिसीजन भी लिए जाते हैं, और खासकर यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल बैंक के लोग भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्या इंडिया इसका पार्ट है? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन कौन देता है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप लोग बात करते हैं तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में यहाँ पर जयशंकर साहब ने को चेयर किया 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की जो मीटिंग थी यहाँ पर। ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूपीएससी डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर मिलकर जो 12th मीटिंग को चेयर की यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला थाईलैंड के अंदर में। अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं यहाँ पर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के थ्रू, और इसको बात की जा रही है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक भी पहुंचाएं। सबसे पहले तो मेकोंग और गंगा क्या है? मेकोंग एक रिवर है जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है, और गंगा तो आप लोगों को पता है हमारी गंगा मैया। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक कोऑपरेशन करने की बात की जाती है दोनों के नाम पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन चाइना में बहुत बड़ा पोर्शन रखती है, पर लेकिन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के अंदर में चाइना देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बना था कि चाइना से निकलने वाली रीजन में चाइना ही नहीं है। तो यहां पर ये 4 एरिया पर काम करते हैं, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो जो अभी बात चल रही है वो बात चल रही है ट्रांसपोर्टेशन की, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हाईवे जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर काम की जा रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन टेक द नेम फ्रॉम द मेकोंग गंगा। मेकोंग और जो गंगा है वो कहां से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा। गंगा रिवर आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन में है। मेकोंग मैं आप लोगों को बताता हूं, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनसे होकर गुजरती है, पर लेकिन चाइना इसके अंदर में नहीं है। तो यही सबसे बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला था एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों को याद होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया उनके बारे में याद रखने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, तो वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। बाकी पर्सन इन न्यूज स्पोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, कार्लोस है भाई साहब, इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सके, ठीक है। तो नाम क्या है? नाम है यहाँ पर कार्लोस अल्क्राज, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। सीए के नाम से भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट। तो विंबलडन जीता है भाई ने, किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर, और फर्स्ट विंबलडन यहां पर देखने को मिला 20 साल के लड़के ने झंडे गाड़ दिए। तो ऐसा कोई इंसान अगर काम करके आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, देख लेना वनडे टाइप में। अगर ना क्वेश्चन बने तो मुझे बता देना आकर, किसी न किसी में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूं यार ये बात आप लोगों को, जब कोई डिफरेंट होता है उसी पे क्वेश्चन बनता है। पर्सन इन न्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन बर्किन के बारे में। 76 ईयर की एज में इनकी अभी डेथ हुई। लड़के इनके बारे में जानती होंगी शायद। रीजन क्या है? रीजन ये कि जब ये आर्टिकल में पढ़ रहा था तो यहाँ पर बर्किन बैग के बारे में बात की गई, क्योंकि ये कंपनी फेमस है लग्जरी हैंडबैग बनाने के लिए, जो खासकर लड़कियों के लिए होते हैं। तो ये इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली मुझे लगा कि यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी बनाना जो कि लग्जरी ब्रांड की कंपनी है। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली अभी इनकी डेथ, यहाँ पर ये एक्टर्स और एक सिंगर भी थे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको बर्किन जो है अवार्ड की गई थी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2001 में। तो ये बेसिक कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि विच स्टेट लॉन्च द वाइड 15-डे मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव इन एमएसएमई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी कंट्री के द्वारा साइन की गई है डील, ए लग्जरी, अगर बात करें डील साइन की गई है टू एक्सपोर्ट द हाइड्रोकार्बन बांग्लादेश थ्रू द इंडिया। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर मालदीव, सही आंसर क्या है? बात की जा रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में साइन की है ट्रेड डील अभी यहाँ पर विद विच कंट्री एंड वाज वॉन बाय चाइना। जापान, भूटान, ताइवान और वियतनाम। मतलब चाइना को किससे दर्द होगा कि यूएसए ने डील क्यों की है, तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। विच नेबर कंट्री रिकॉर्डेड एन एनुअल इन्फ्लेशन 37.97% 2023। ये अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो यहां पर हमारा लंगोटिया यार है, बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को यहां पर आंसर मिलेगा। इंपोर्टेंट लोकेशन जो है यहाँ पर, ये बात की जा रही है सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो सैंडी भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ये हरदोई के अंदर में सैंडी आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन नजर आ रही है। ये क्रिएट की गई थी 1990s में, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है बेसिकली बहुत सारी जो एक्वेटिक एनिमल के लिए भी, और इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया 2020 के अंदर में, ठीक है। इसी के अंदर में सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका एंशिएंट नाम जो है इसको धार झील के नाम से जानते हैं।
रिवर गंगा जो है बेसिकली रिवर गारा, ठीक है, गारा फॉर्मली नोन एज द ये ग्राउंड गंगा, तो इसके भी आप लोग नाम याद रखते हैं, इसके नियर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार किसी लेक के बारे में पूछा जाता है, वो जब न्यूज में होती है। तो सारी चीजें रटनी नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर इसको कैसे याद करना है, तो रटना नहीं है, चीजें याद हो जाती हैं अपने आप। थोड़ा सा हमको रिवीजन करते रहिए और लिख लिख कर देख लोगे तो और लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है कि कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश के। तो अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो याद रखिएगा, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट। आपके राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है इसको जाकर देखेगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, टॉपर है वो और उनको ये भी नहीं पता उनके राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कल को अगर टॉपर बन गए और ऐसा कुछ हुआ तो कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर बेसिकली इसका आंसर इंडिया और नेपाल ने साइन किए यहाँ पर ये पर्टिकुलर डील, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूएसए जब ताइवान के साथ में अपनी डील कर रहा है तो चाइना को मिर्ची लगनी है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बुरी कंडीशन बन गई यहाँ पर, मतलब उन्हें कहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है यहाँ पर। आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर बहुत सारी और भी दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, जैसी अन्य सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से आप लोग बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सारी बातें हुई गई और आप लोगों का इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया। आगे बात करें, आज का शब्द भंडार है आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देखेंगे। पहला शब्द है एरोमेटिक, ये खुशबूदार। आप लोगों ने कई बार की बड़ी सुंदर खुशबू आती है इस इंसान के अंदर में से, ठीक है। तो प्लीजेंट काफी खुशबू होती है कि हाँ ये डिफरेंट काइंड ऑफ आप लोग खुशबू देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्लॉड, यानी कि त्रुटि, कोई ना कोई कमी गलती आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पेडिमेंट, बाधा यानी कि रुकावट। नेक्स्ट है यहाँ पर ये फिडिलिटी, यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं सत्य के प्रति निष्ठा, निष्ठावान आदमी है भाई साहब यहाँ पर ये, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। एक शब्द यूज किया था, ये काफी आप लोग भी यूज कर सकते हैं, कई सारे ऐसे दोस्त होते होंगे आप लोगों के बीच में जो शर्मीले हैं। इसके लिए यहाँ पर टेसिटर्न यानी कि अल्पभाषी, यानी कि एक तरीके से जो कम बोलता हो, ज्यादा चक्कर न करता हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना। बाकी एप्लीकेशन जाकर जरूर डाउनलोड करना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो सीरियस ही कैंडिडेट यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। जो सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर या पढ़ाई को लेकर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल डाउनलोड मत करना, ठीक है। आप लोगों का एप्लीकेशन ऐसी चीजें इरिटेट करेंगी फिर कि यहाँ पढ़ाई वाली चीजें आप लोगों के पास में कैसे आ गई, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए, पर हाँ जो पढ़ने वाला है रियलिटी में अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना चाहता है वो जरूर ज्वाइन करना। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और इसी के साथ में डेली क्विज प्रैक्टिस जरूर करिए शाम को 5 बजे, ये आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। और फीडबैक जरूर दीजिए कैसा आप लोगों को लगा है ये आर्टिकल, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंट आए हैं उस टेस्ट में, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था। आप लोगों ने देखा कि बच्चा कह रहा है कि सर इतना टफ क्यों बना दिया यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो लगेगा ही ना, ठीक है। तो इसलिए खासकर इतना पेपर तो आप लोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता, तब तक ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।